बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और आप सबको हम सब की तरफ से जुम्मा मुबारक। आज के बाबरकत दिन हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कीजिएगा। व्यूअर्स, जब हम बात करते हैं दुआओं की, तो दुआएं भी एक तोहफ़ा होती हैं जो हम किसी इंसान को देते हैं। और आज आपसे बात भी मैं तोहफ़ों की यानी कि गिफ्ट्स की करना चाहूँगी। व्यूअर्स, देखें, ज़िंदगी में मैंने नोटिस किया है कि लोग दो किस्म के लोग होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तोहफ़े सिर्फ ओकेजन्स और मौके पे देते हैं, बल्कि तीन किस्म के लोग होते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो मौका या ओकेजन नहीं देखते, किसी भी टाइम पे कभी भी कोई चीज़ पसंद आए, कोई चीज़ देखें तो उस इंसान को जिसके लिए उन्होंने सोचा होता है उसको गिफ्ट कर देते हैं। और तीसरे वो लोग होते हैं जो गिफ्ट नहीं करते, जो मौका हो, ओकेजन हो, वो कभी भी कोई चीज़ अगले को प्रेजेंट नहीं करते या गिफ्ट के तौर पे नहीं, चाहे बर्थडे हो वटेवर। कई ये कह देंगे कि हमें तो बर्थडेज में यकीन ही नहीं है या वटेवर। अब तोहफ़ा एक बड़ी ही खूबसूरत चीज़ होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप महंगा तोहफ़ा लें, कोई ऐसी चीज़ लें जो बड़ी एक्सपेंसिव है। कभी कभी छोटा सा कोई जेस्चर भी इंसान को, जब आप कोई गिफ्ट करते हैं, कोई छोटा सा भी जेस्चर हो, कोई फॉर एग्ज़ाम्पल छोटी सी कोई आपने कहीं इयररिंग्स देखे, आपको 200-500 के नज़र आए, आपको किसी शख्स का ख्याल, अपनी फ्रेंड का ख्याल है, अपनी बहन का ख्याल है, आपने उठा लिया, आपने वो गिफ्ट किए विदाउट ओकेजन। एक्चुअली जो सच्ची बात है व्यूअर्स, गिफ्ट की वैल्यू ज़्यादा होती है। देखिए, मौके की अगर हम बात करें, बर्थडेज़ हो गई, एनिवर्सरीज़ हो गई, ओकेजन्स हो गए इस किस्म के, ईद का मौका हो गया, तो इन पे तो तोहफ़े सारे ही देते हैं एक दूसरे को। कोई यूनिक या आउट ऑफ द ऑर्डिनरी चीज़ नहीं होती। लेकिन बेमौका वैसे ही लाड प्यार में किसी को कोई चीज़ गिफ्ट कर देना, ये मेरे ख्याल से एक बड़ा ही प्यारा जेस्चर होता है, इससे प्यार बढ़ता है। जब हम बात करें तोहफ़ों की, तो जब हम कहते हैं कि दूसरों के साथ वो रवैया रखें जो आप चाहते हैं लोग आपके साथ रखें, यानी कि अंग्रेज़ी में जैसे कहते हैं डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव अदर्स डू अनटू यू, तो उसी तरह जब आप किसी को तोहफ़ा देते हैं तो तोहफ़ा भी वही दें जो अगर आपको मिले तो आपको बहुत पसंद आए। लेकिन इसमें एक और चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, अगले की पसंद का। अब जैसे कि मेरी एक फ्रेंड है, उसको चॉकलेट नहीं पसंद। अब हम सबको बचपन से इस बात का पता है कि उसको चॉकलेट नहीं पसंद, तो हमारी एक और फ्रेंड ने उसको बर्थडे पे एक चॉकलेट्स का बुके बना के दिया। जैसे कि चॉकलेट्स लगी होती हैं स्टिक के ऊपर और उसका एक गुलदस्ता टाइप आजकल बड़ी कॉमन हुई हुई हैं इस किस्म की हैंडीक्राफ्ट्स में चीज़ें, और लोग इस तरह बनाते भी हैं, ख़ुद भी आप बना सकते हैं। अच्छा, उसने इस तरह करके ना एक बुके बना के उसको प्रेजेंट किया। उसने रिसीव तो कर लिया, लेकिन बाद में उसने, हम लोग जब बैठे हुए थे, वो लड़की नहीं थी, तो उसने कहा जेस्चर तो बहुत स्वीट था, लेकिन सबको पता है कि मुझे चॉकलेट नहीं पसंद, तो या तो इसको किसी ने ये खुद गिफ्ट किया था तो उसने आगे मुझे गिफ्ट कर दिया, या फिर तो क्योंकि इसको चॉकलेट्स पसंद है तो उसने मुझे चॉकलेट्स दे दी, लेकिन जो चीज़ मैं खाती नहीं हूँ उसका पर्पस क्या। और वो कोई कम से कम 2-3 हज़ार रुपए का तो तोहफ़ा था। मतलब ये भी नहीं है कि वो, मतलब उसने वैसी कोई चीज़, मतलब प्रॉपर उससे बुके बनाया हुआ था, डिफरेंट किस्म की चॉकलेट्स पे लगी हुई थी। तो अब अगर वो गिफ्ट फॉर एग्जांपल मुझे मिलता तो मैं तो बहुत अप्रिशिएट करती, क्योंकि मुझे फूल भी पसंद है, मुझे चॉकलेट भी पसंद है। लेकिन जब किसी ऐसे इंसान को आप चॉकलेट दे रहे हो जिसको चॉकलेट ही नहीं पसंद, तो वो उसके लिए गिफ्ट तो ना हुआ, या एटलीस्ट उसको ये तो महसूस होगा ना। देखिए, किसी अननोन बंदे को या जिसके साथ आपकी बहुत ज़्यादा जान पहचान नहीं है, उसको इस तरह की चीज़ दें तो एक मुख्तलिफ बात होती है। अच्छा, एक और चीज़ जो लोग करते हैं, परफ्यूम या कोई और गिफ्ट मिला, वो आगे किसी और को पास ऑन कर दिया, और वो इसलिए पास ऑन किया क्योंकि खुद नहीं पसंद। देखिए, जो चीज़ आपको नहीं पसंद वो किसी और को देने का क्या फ़ायदा। हाँ, अगर वो किसी और के मिजाज और मतलब उनकी पसंद के हिसाब से हो तो ज़रूर दें। बट देन जो तोहफ़ा इंसान बड़ा सोच के, मेहनत करके किसी को देता है, उसकी इम्पोर्टेंस किसी भी महंगे तरीन जेवर से भी ज़्यादा होती है। अब आज हम अपने शो के अंदर आपकी मुलाकात कराएंगे कुछ ऐसे लोगों से जो घर में ही चीज़ें क्रिएट करते हैं और उन्होंने अपनी बिजनेसेस बनाई हुई हैं, और इसी तरह आप भी खुद चीज़ें बना के, जैसे कि कोई आपने हैंडीक्राफ्ट की चीज़ तैयार करी, अगर आपको निटिंग या क्रोशे करना आता है तो कोई चीज़ किसी को बना के दे दी। अगर आप कुकिंग बहुत अच्छे करते हैं, यूर अ शेफ़, तो आप या फॉर एग्जांपल बेकिंग बहुत अच्छी करते हैं, तो किसी के घर जा रहे हैं तो आपने ब्राउनीज़ बना लिए, कपकेक्स बना लिए, उसकी छोटी सी बास्केट बना के आप ले गए फूलों के साथ। वो एक बड़ा प्यारा जेस्चर होता है और इतना एक्सपेंसिव जेस्चर भी नहीं होता। सो व्यूअर्स, तोहफे देना और फिर अच्छे ऐसे गिफ्ट्स देना जो अगला इंजॉय भी करेगा, और अगर खुद उसमें मेहनत करके, जैसे कि मेरी
कुछ ऐसी क्लोज फ्रेंड्स हैं जिनके एग्जैक्ट लाइक्स एंड डिसलाइक्स मुझे पसंद हैं। जैसे कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मशल है, मुझे पता है कि उसको खाने में क्या पसंद है, उसको चॉकलेट्स बड़ी पसंद है, उसको चीज़ बहुत पसंद है, उसको ऑर्गेनिक चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो जब एक उसकी बर्थडे 2 साल पहले जब गुजरी तो हम सब फ्रेंड्स ने ना डिफरेंट उसकी पसंद की चीज़ें, इम्पोर्टेड चॉकलेट्स, ये वो सारा कुछ हमने एक बास्केट बनाई। उसके अंदर क्योंकि उसको गार्डनिंग का भी शौक है, वो घर के अंदर अपनी छोटी मोटी होम गार्डनिंग, उसको बड़ी रिलैक्सिंग लगती है एक्टिविटी, तो हमने बीज भी खरीदे, बीज भी उसके अंदर डाले, उसके अंदर हमने कुछ ऑर्गेनिक आटा डाला, हमने उसके अंदर शक्कर भी डाली, तो हमने बहुत सी चीज़ें ना मिक्स एंड मैच करके, और साथ में उसको हमने फूल भी दिए। तो इतना एंजॉय किया उसको और इतनी खुश हुई, और उसने कहा यार मेरी फेवरेट चॉकलेट्स हैं, मेरी फेवरेट चीज़ है इसके अंदर, अच्छा, और मतलब चीज़ यानी कि पनीर, ओ ये देखो इसमें तो तुम लोगों ने सीड्स भी डाले हुए हैं, अच्छा तुम लोगों ने तुलसी के भी सीड्स डाले। तो एक एक चीज़ उठा के और उसने इंजॉय की, और जो उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन थी वो, उससे लिटरली वो जो कहता है ना, दिल को ठंड पड़ गई कि मतलब कितनी प्यारी और एक्साइटिंग मोमेंट थी वो। और व्यूअर्स, इन्हीं चीज़ों से मेमोरीज बनती हैं, क्योंकि जब उनकी उसके बाद ये अभी जो लास्ट बर्थडे गुजरी उस पर उसने कहा कि यार सबसे अच्छा प्रेजेंट तुम लोगों ने मुझे तब दिया था जब मिल के मुझे तुम लोगों ने बास्केट बना के दी थी, वो सबसे मज़े का प्रेजेंट था। देखिए परफ्यूम, जोड़ा, इस किस्म की चीज़ें तो हम देते ही रहते हैं, और सच्ची बात बताऊँ ये वो तोहफे होते हैं जो आपको, जिनके बारे में कोई खास सोचना नहीं पड़ता। किसी भी जगह पे गए, कहा जी हमारा 3,000 का बजट है, 5,000 का बजट है, परफ्यूम दिखा दें, जोड़े की दुकान पे गए दिखा दें, उसके अंदर से आपने एक लिमिटेड चीज़ उठाई। अच्छा, अब अगर आपको पता है कि किसी को चिकनकारी बहुत पसंद है, आप उनके लिए स्पेशली उस किस्म का जाके सूट लें तो एक अच्छी बात है। मेरे हस्बैंड के साथ अक्सर मेरी इस बात पे आर्ग्यूमेंट होती थी कि वो बच्चों को जब तोहफे देते थे ना, तो वो तोहफे देते थे जो उनको खुद पसंद थे, और मैं अक्सर कहती थी कि जानी ये चीज़, फॉर एग्जाम्पल हमज़ा है, तो ये हमज़ा के पसंद की नहीं है, ये आपके पसंद की चीज़ है, आप उसको दे तो देंगे लेकिन उसको अप्रिशिएट नहीं करेगा। तो वक्त के साथ आई थिंक फैसल ने भी ये बात अंडरस्टैंड किया कि तोहफा वो दें जो आपको पता है कि अगले बंदे को बहुत पसंद आएगा, या वो जिसको इन्जॉय करेंगे, उसके अंदर थॉट डालें। हम सबकी ऐसी फ्रेंड्स होती हैं, किसी को मेकअप बड़ा पसंद है, किसी को ज्वेलरी बड़ी पसंद है, किसी को कपड़े बहुत पसंद है। लोग कहते हैं जूते नहीं गिफ्ट करने चाहिए, लेकिन मैं अपनी फ्रेंड्स को, अगर मैंने अपने लिए कोई शूज़ खरीदे और उन्होंने कहा कि यार ये बड़े प्यारे शूज़ हैं, तो मैंने फिर वो शूज़ उनके नाप में ऑर्डर करके उनको गिफ्ट दिए, बिकॉज उनके पसंद की चीज़ थी। उन्होंने अपने मुँह से कहा कि यार ये तुम्हारे बड़े अच्छे शूज़ हैं। तो फ्रेंड्स का तो जूते का साइज़ आपको पता ही होता है कि यार इसका मेरे से एक साइज़ बड़ा है, एक साइज़ छोटा है, तो वो इस तरह से। सो द थिंग इज़ व्यूअर्स, किसी भी तरह से अल्टीमेटली इस चीज़ को देखें तो तोहफा वो चीज़ है जो आपने किसी को देना है अगले को खुश करने के लिए, हैप्पी करने के लिए। तो जब खुश और हैप्पी करना है तो ज़रूरी नहीं है, बार बार कह रही हूँ, कि आप महंगी चीज़ दें। एक्सपेंसिव इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। दिल से दी हुई चीज़ और एक ऐसी चीज़ जिसमें आपने कुछ सोच डाली है, उसमें नज़र आता है कि आपने मेहनत और मोहब्बत कितनी उसके अंदर डाली है। और वही चीज़ ना कि हम लोग अक्सर घर बैठे हुए किसी बच्चे को भेज देते, जाओ यार एक बुके उठा के ले आओ बेटा, या ऑनलाइन कोई चीज़ ऑर्डर कर दी, वो जैसी तैसी भी आई आगे पास ऑन कर दी। बस चाहे अपने हों या गैर हों, चीज़ वो ही दें जो आपकी ज़ात को खुद भी पसंद आए, और अगर आपकी पसंद की नहीं भी है तो आपको पता हो 100% के दूसरे बंदे की पसंद की है। खैर, हम आ गए हैं किचन में, शेफ़ आमना इलियास हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जिस टॉपिक पे बात हो रही है तोहफे देने की, इस पे आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी और बड़ी थॉट प्रोवोकिंग आपने सारी बात की है कि सामने वाले की जो चॉइस है, जो उसकी पर्सनालिटी को सूट करे, वो चीज़ हमें देखना चाहिए, देना चाहिए। बाकी ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत एक्सपेंसिव हो या ये। आमना, मैं आपको अगर फॉर एग्जांपल एक ड्रेस ले देती हूँ स्लीवलेस, मुझे पता है आमना ने नहीं पहनना, लेकिन शायद वो मैं पहन लेती। वेल, आई डोंट वेयर स्लीवलेसेस एनीमोर, बट जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे बड़ी कोई चीज़ पसंद आती है, मैं बाय रूम में कहूँ आमना को ये बड़ी पसंद आएगी, मैं ले लूँ, आपको मैं दे दूं, आपने उस ड्रेस को उठा के देखना है। एक तो मैं ड्रेस नहीं पहनती, दूसरी बात मैं स्लीवलेस नहीं पहनती। ये जुगन ने क्या सोचा मुझे देते हुए। अक्सर जब मुझे भी बर्थडे प्रेजेंट्स मिलते हैं तो मैं चीज़ उठा के देखती हूँ कि यार ये अगले दिन क्या सोच के दिया। यू नो लाइक मेरी लास्ट बर्थडे टीम की बात करूँ तो मुझे स्वेट शर्ट्स दी, मुझे हुडीज दी। अच्छा, ये वो चीज़ें जो मैं बड़े शौक से पहनती हूँ। अब शायद कोई देखने वाला कहे कि यार हुडी, पर जो चीज मैंने रेगुलर पहननी है, बिल्कुल यूज होनी क्या वो बेहतर प्रेजेंट नहीं है? रादर देन मुझे कोई बहुत फैंसी जोड़ा आप दे दें। अब शलवार कमीजें अल्लाह का शुक्र है बहुत हैं, ड्रामों की वजह से भी लेनी पड़ती हैं, अदरवाइज भी होती हैं। अब शलवार कमीज एक ऐसा गिफ्ट है जो मेरे टेक्निकली किसी यूज का इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इतने ज्यादा है, मैं कॉन्स्टेंट यू नो। सो ये वाली छोटी छोटी चीजें होती है। और ये मुझे अपनी बर्थडे पे ख्याल है कि यार लोग गिफ्ट तो देते हैं लेकिन थोड़ा सा सोच, लेकिन अपनी पसंद का गिफ्ट देते। देखिए,
आई एम वेरी ग्रेटफुल। कोई मुझे इस तरह एक सुई भी पकड़ाए तो थैंक यू, बहुत एक स्वीट जेस्चर है। लेकिन याद वही तोहफे रहते हैं जिसमें आपको पता होता है कि अगले ने आपकी पसंद को देखा है। अच्छा है इसके लिए। यू नो, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। मतलब आई लव फ्लावर्स, मुझे कोई महंगा तोहफा देने के बजाय अगर फूल कोई दे दे तो मैं उस पर भी बहुत खुश हो जाती हूँ, बिकॉज मुझे फूल बहुत पसंद है। सो यू नो, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। बट पीपल व्हाट दे डू इज कि वो जो उनको पसंद, अक्सर लोग कहते हैं कि यार फूल गया, मर जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं। सो यू गेट व्हाट आई मीन। सो वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अब मैं फूल भी अगर किसी को गिफ्ट करती हूँ तो मैं जाके अच्छे क्वालिटी के इम्पोर्टेड फूल लेके देती हूँ। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, झाड़ू के तिनके के ऊपर गुलाब लगा के आजकल बिक रहे होते हैं मार्केट में, आपको पता है वो जब तक आप लेके पहुंचते हैं वो खराब हो चुके होते हैं, रास्ते में वो पूरे हो जाती है उनकी लाइफ। सो द फैक्ट इज चीज वो दें। और अगर 500,000 रुपए ही आपका बजट है तो उस 500,000 रुपए में आप कोई चीज घर पे बना के बिल्कुल तोहफे के तौर पे वो भी लेके जा सकते हैं। और उसमें आपका प्यार कितना झलकेगा कि आपने सोचा, आपने एफर्ट किया उसके लिए, कुछ भी आपने बेक कर लिया, कुछ भी शेफ्स तो इस मामले में बड़े लकी हैं। किसी की बर्थडे हुई, केक बना के ले गए, ब्राउनीज ले गए, कपकेक्स बना लिए, या कोई उनकी फेवरेट। अब जिस तरह निदा में हमारी स्टाइलिस्ट हैं, उस दिन वो अपने बच्चों के लिए लजानिया बना रही थी, तो मैंने वैसे ही कहा, मैंने कहा हाय हमजा को ना कह देना। तो कहती क्यों? मैंने कहा उसने मुझे आगे से ताने मारने हैं कि मामा देखें वो बना रही हैं, आपने मेरे लिए लजानिया कब से नहीं बनाया। अच्छा, निदा ने अगले दिन लजानिया बना के हमजा के लिए ले आई। वो इतना खुश हुआ। इस बात को कोई 2 महीने गुजर गए हैं, कल परसों फिर मुझे मेंशन कर रहा था कि रिदा खाला ना बहुत कूल है। मतलब आपने उनको सिर्फ मेंशन किया और मेरे लिए लजानिया बना के ले आई। उसकी इंपॉर्टेंस थी। अगर उसको फॉर एग्जांपल कोई क्लोन या परफ्यूम या कोई इस तरह की चीज़ भी देते तो शायद वो उसको इतना अप्रिशिएट ना करता, फॉर ग्रांटेड ले लेता। सो आज हम किचन में क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल राइस और साथ में हम पोटैटो कटलेट्स बना रहे हैं। तो इंग्रेडिएंट्स की तरफ आ जाते हैं। इसमें आपको पता है वेजिटेबल राइस में हम लोग वेजिटेबल्स लेंगे, जो सीजनल काफ़ी वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं, बट जो मेन एक है हम लोग वो ले रहे हैं फ़िलहाल। इनमें आपको चाहिए होगी शिमला मिर्च ले लेंगे 1 कप, घी ले लेंगे 2 चम्मच हम ले रहे हैं, फूल गोभी लेंगे 2 कप, आलू 2 अदद हैं, गाजर 1 कप है, दालचीनी है 2 अदद, बादियान के फूल और लौंग ये 2 से 3 अदद ले लें, बड़ी इलायची 1 ले लें, काली मिर्च 8 से 10, ज़ीरा 1 टीस्पून लेंगे, प्याज लेंगे 2 अदद और टमाटर 2 अदद। इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट 1 टेबलस्पून एंड 2 टेबलस्पून जाएगा। सॉल्ट टू टेस्ट है। सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर भी हाफ़ टीस्पून है। हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर हाफ टीस्पून है। पानी इसमें 4 कप चाहिए होगा हमें और चावल हमने हाफ़ kg लिए हैं। इसका मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देती हूँ। इंग्रेडिएंट्स जो इसकी हम लेंगे, जो हम वेजिटेबल्स हैं हमने कट कर लिए हैं, इनको हमने सबसे पहले थोड़े से ऑयल में सौते कर लेना है। उसके बाद हम उसको साइड पर रख देंगे। उससे होगा कि वेजिटेबल्स का जो कलर है वो रिटेन रहता है। वो जब हम उसको डायरेक्ट अगर हम उसको कुकिंग में डाल देंगे तो कलर थोड़ा सा डल हो जाता है और वो थोड़ी सी इसमें स्टिफ रहती हैं। दूसरा, उसके बाद हमने अनियंस कट कर लेने हैं, उनको हमने सौते कर लेना है। उसके अंदर हमने टमाटर डालेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, अपने मसाले डालेंगे और उसके बाद जो हमने सौते वेजिटेबल्स थी वो ऐड कर देंगे। जब वो थोड़ी सी हमें लगेगा कि कुक हो गई, ऑलमोस्ट हाफ डन हो जाएंगी, एंड देन हम उसमें जो पानी है वो ऐड कर देंगे। बॉइलिंग पे जब पानी आ जाएगा एंड देन हम उसमें राइस डाल के, तो वो आपको पता है एक ओवरऑल एक पुलाव वाली जो है वो कुकिंग होगी। बट जब बच्चों के लिए बनाना है तो बेशक सुर्ख मिर्च की मकदार जो है कम वो हाफ कर दें, गरम मसाला स्किप कर दें और हरी मिर्च की पेस्ट ना डालें, तो बच्चों के लिए भी एक बड़ी, बट इसके साथ कोई ना कोई प्रोटीन जरूर देनी है, क्योंकि देखिए ये प्योर कार्बोहाइड्रेट है, सब्जियां भी चावल भी, तो साथ में जैसे कि आपने शामी कबाब दे दिया या अभी जैसे हम कटलेट्स के आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे, लेकिन वो भी आलू के ही बने हुए। तो याद रखें कि इस किस्म के चावलों के साथ कोई ना कोई प्रोटीन की मिकदार, आपने बच्चों को कीमा साथ मिक्स करके दे दिया या आपने साथ में कोई भी मतलब बॉइल्ड एग एक साथ दे दिया, लेकिन कोई प्रोटीन ज़रूर इसके साथ ऐड करें। जी, अब ये पोटैटो कटलेट्स की मैं आपको बता देती हूँ रेसिपी। आलू ले लिए हैं हाफ kg, बॉइल्ड पोटैटोज़ हैं ये मेरे पास, हरा धनिया ले लिया है 2 खाने के चम्मच और हरी मिर्च है 1 अदद, ज़ीरा हाफ टेबल स्पून है, गरम मसाला पाउडर है, हल्दी पाउडर है हाफ टीस्पून, दड़ा मिर्च डाल रही हूँ 1 टीस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट है, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच है, सुरख मिर्च है 1 टीस्पून और चावल का आटा और ऑयल फ्राइंग के लिए है। इसमें मैं ये सारी चीज़ें आपको बताया कि बॉयल करके मैश करके हमने इसमें ऐड करनी
करनी है। चावल का आटे का मैं आपको इसमें थोड़ा सा पर्पस गाइड करूँगी कि ये हम इसमें डालेंगे, इसमें हमें इसको एग वॉश करने की या कोटिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं रहेगी। अदरवाइज़ होता है कि आप 2 से 3 कोटिंग्स करें। इसको हम एज इट इज़ जब हम फ्राई करेंगे तो ये बड़ा एक उसकी एक तो क्योंकि उसके अंदर हमने ऐड कर दिया है तो वो ना तो टूटेंगे और ना ही वो यानी हम जब उनको फ्राई करेंगे तो वो बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं होंगे, ना डिशेप होंगे बहुत, क्योंकि वो भी आपको पता है कि एक नेक्स्ट प्रोसीजर भी ऐड हो जाता है, तो ये बहुत अच्छे से वो रेडी हो जाएंगे। इनको जस्ट हमने ऑयल में शैलो फ्राइंग कर लेंगे। अब इसी इन्हीं कटलेट्स के अंदर अगर आप बॉइल्ड चिकन का कीमा डाल दें या बीफ का या मटन का कीमा डाल दें, इसके अंदर थोड़ी सी अगर आप श्रेडेड चिकन डाल दें, बीच में बेशक डाल दें, तो वो आपके किसी भी किस्म के मीट एंड पोटैटो के कटलेट्स बन जाते हैं। अच्छा, तोहफों की जब बात कर रहे थे वहाँ पे एक और एडिशन करना चाहूँगी, जैसे कि हम किचन में अब ये चीज़ें बना रहे हैं, आप अगर घर पे बना रहे हैं कटलेट्स, तो आपने फॉर एग्जांपल 8 या 10 कटलेट्स जो हैं जो फ्राई नहीं हुए हुए, उनकी छोटी सी पैकिंग बनाई और वो अम्मी के घर भेज दिए, वो भी एक तोहफा ही होता है ना, आपने अपनी बहन की तरफ भेज दिया। अगर आपके कोई फ्रेंड या कोई जानने वाले जिनका आपको पता है कि हमसायों में आपने अगर बना ही रहे हैं, इतना तरद्दुद कर ही रहे हैं, थोड़े से एक्स्ट्रा बना दिए। मेरी एक दोस्त है, उसको कुकिंग का बहुत शौक था, लेकिन उसको टाइम कम मिलता था बनाने का, तो जब भी वो अपने घर में निहारी बनाती थी या पाए बनाती थी तो एक मेरे लिए डब्बा अलहदा निकाल के मतलब मेरे घर भिजवा देती थी या कहती थी जुगन मैंने पाए बनाए हैं, तुम पिक करवा लो। तो बात ये होती है कि व्यूअर्स, ऐसी चीज़ें जो है ना वो फिर आप एक पॉजिटिविटी भी ताल्लुक में क्रिएट करती हैं, एंड देन आपको एहसास होता है कि अगला बंदा आपके बारे में कितना केयर करता है कि वो बना रही थी तो वो मतलब जिस तरह पाए बनते हैं तो वो मुझे और हमारी एक और फ्रेंड है उसको ज़रूर बताती है। फिर जब निहारी उसके घर बनती है तो वो हमेशा मतलब जब वो खुद बनाती है, कि मैं उसको हमेशा से कहती हूँ तुम्हारे हाथ की मुझे पसंद है, तो वो जब खुद बनाती है तो मेरे लिए निहारी अलहदा करती है, मशल के लिए निहारी अलहदा करती है और एक और हमारी फ्रेंड के लिए निहारी अलहदा करती है। सो द पॉइंट इज़ अगेन स्मॉल जेस्चर्स दैट कैन मीन अ लॉट। ज़रूरी नहीं है कि आउट ऑफ द वे जाके हज़ारों के लाखों के आप तोहफे ख़रीदें। व्यूअर्स, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की हमेशा एक ही कोशिश और एक ही काविश रही है कि हम अपने लेजेंड्स को ट्रिब्यूट ज़रूर पेश करें। तो आज एक ऐसी पर्सनैलिटी की डेथ एनिवर्सरी है जिनको आपने ऐनक वाले जिन में देखा होगा। बिल बतौड़ी का कैरेक्टर आप प्ले करती थी, जिससे आपकी मकबूलियत भी बहुत बनी और आपकी पहचान भी हुई। नुसरत आरा साहिबा जो हैं वो आज के दिन हमसे जुदा हुई। बिल बतौड़ी के नाम से ही बल्कि आपको जाना जाता था। 13 अक्टूबर 2017 में आप इस दुनिया से रुखसत हुई। दुआ है कि अल्लाह पाक आपके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। और इसी नोट पे व्यूअर्स हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर की। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं अक्टूबर के महीने को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मनाया जाता है। इसको पिंकटोबर भी कहा जाता है, वेरियस डिफरेंट टर्म्स यूज़ की जाती हैं। और छाती का कैंसर यानी कि ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत सीरियस और बहुत शदीद जानलेवा बीमारी है और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में लेट तशखीस की वजह से अक्सर ख़वातीन की ब्रेस्ट कैंसर की वजह से डेथ हो जाती है। व्यूअर्स, यहाँ पे एक और बात भी आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ ख़वातीन को नहीं होता, कुछ माइनर केसेस में मर्द हजरात भी इससे सफ़र कर सकते हैं। सो अगर मर्दों को भी अपनी छाती में कोई गिल्टी महसूस हो तो उनको भी ज़रूर बर वक्त चेक कराना चाहिए। हमारे साथ प्रोफेसर एंड हेड ऑफ रेडियोलॉजी एट फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर मेहरबीन मसूद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइए कि अक्टूबर पिंकटोबर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से मनाया जाता है। इस महीने को मनाने का रीज़न, कैंसर तो बहुत से किस्म के हैं, वाई ब्रेस्ट कैंसर और वो भी पूरा महीना? इस महीने को ब्रेस्ट कैंसर की आगाही की मुहिम को हम ज़्यादा सरगर्मी से मनाते हैं। वैसे तो सारा साल ही हाँ हम जी, बात करते सारा हैं। साल ही होता है, बट इसमें हमारी एफर्ट्स दे वर्ल्ड ओवर ही ये सिलेक्ट हुआ है महीना फॉर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। और इसकी वजह यही है, जैसा कि आपने ज़िक्र किया, कि इसकी बढ़ती हुई शरह पाकिस्तान अमंग द एशियन कंट्रीज़ में, पाकिस्तान में इसकी शरह बहुत ज़्यादा है और इसका बढ़ता हुआ रुझान यंग एज में, छोटी उम्र की बच्चियों में हम कैंसर देखने में आ रहा है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चियों में, बहनों में आगाही हो ताकि बर वक्त जल्दी तशख़ीस में उनका बेहतरीन इलाज मुमकिन हो। ब्रेस्ट कैंसर या छाती के कैंसर के मेजर रीजंस क्या होते हैं डॉक्टर साहिबा? एक सबसे मेजर रीज़न तो जेनेटिक है, हमारी जीन्स की मौरूसी है। म्यूटेशन, BRCA, BRCA जीन्स, ये टेस्ट अब पाकिस्तान में भी है,
कुछ जेनेटिकली एक फैमिली में एक मेंबर को है तो फिर उस फैमिली में इसका अंश होने का की शरह बढ़ जाती है। और इसके अलावा और भी अगर किसी को कोई कैंसर्स हैं फैमिली में तो ब्रेस्ट कैंसर होने की शरह उस वक्त भी ज़्यादा होगी। पहली तो ये वजह है। दूसरी में हमें हार्मोन रिलेटेड जो मेडिसिन्स हैं उसको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए, डॉक्टर की प्रॉपर ताकीद के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज़ ये भी हमारे हार्मोन में जो चेंजेस लाते हैं दैट कैन ऑल्सो, उससे भी हमें ब्रेस्ट कैंसर होने का ज़्यादा चांस है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब हमें कैसे पता चलेगा या किस स्टेज पे किस वक्त डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी तो ख़वातीन को वैसे ही नहीं पता चलता और बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जब ऊजिंग और बुरा हाल हो जाता है तो तब ख़वातीन जो हैं वो कहती हैं कि यार ये कुछ अजीब सा हो रहा है। तो क्या सिम्टम्स हैं, क्या ऐसे इंडिकेशंस हैं जिनके ऊपर फिर बंदा जाके अपना चेकअप करवाए? बिल्कुल। इस महीने की इस मुहिम का मकसद भी यही है, यही आगाही है कि ख़वातीन सबसे पहली मैं तो कहती हूँ अपनी डॉक्टर वो ख़ुद हैं। ख़वातीन को अपना माहाना मुआयना करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत आसानी से नेट पे भी अवेलेबल है कि हमने किस तरह अपने आप को एग्ज़ामिन करना है। जब वो अपनी छाती के हिस्से को बाकायदगी से मुआयना करके वो जान जाती हैं तो उसमें मामूली सी भी कोई तब्दीली हो तो वो उनसे ख़ुद ज़्यादा अच्छी पिक हो जाती है। बट किस एज पे? हाँ, एज का आप अच्छा एज में ये है कि 25 एंड अबव, 25 साल की उम्र। 25 साल से ऊपर आपको अपनी छाती का बाकायदगी से मुआयना करना चाहिए और कोई थोड़ी सी भी सोजिश या गिल्टी या कोई भी तब्दीली आप नोट करें तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। मेमोग्राम की अक्सर बात की जाती है, कुछ इसके बारे में गाइडेंस देंगी? मेमोग्राम ब्रेस्ट का एक्सरे है जो जिन ख़वातीन में कोई सिम्टम, कोई वजह नहीं है, कोई गिल्टी नहीं है तो वो उसकी रिकमेंडेशन है आलमी सतह पर कि 40 साल की उम्र में मेमोग्राम करवाना चाहिए। वो ख़वातीन जिनको कोई आसार नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है। लेकिन मेमोग्राम के साथ अल्ट्रासाउंड एक और हमारी रेडियोलॉजी में सहूलत मौजूद है जो कि बिल्कुल बेज़रर है, जो कि हम यंग ख़वातीन जिनमें जैसा 30 साल से छोटी उम्र की ख़वातीन में और उन ख़वातीन में जिनमें जल्दी गिल्टी पिक होती है तो ये बेज़रर अल्ट्रासाउंड की तशख़ीस की जा सकती है। इसके अलावा मेमोग्राम उन ख़ानदान में जिनमें ऑलरेडी ब्रेस्ट कैंसर है उनको जल्दी ना मेमोग्राम से लोग घबराते बहुत है मेमोग्राम से। मेमोग्राम कहते हैं तो लोग कहते हैं कि आए हाय कौन जाए कराने के लिए, ये वो ये एक बहुत ज़्यादा, और स्पेशली ओल्डर एज ख़वातीन में 60 प्लस में तो बिल्कुल ही ले जाना एक अजाब पड़ जाता है। जी, इस बाबत में मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरा आज का पैगाम भी यही है कि ब्रेस्ट में आपको किसी वक्त कोई मामूली सी भी तब्दीली महसूस हो तो घबराएं बिल्कुल नहीं। हम लेडी डॉक्टर्स गवर्नमेंट की वसातत से हुकूमत पंजाब, हेल्थ मिनिस्टर, चीफ़ मिनिस्टर, उन्होंने हमें ये मौक़े सब फराहम किए हैं हमने कि हम वहाँ पे मौजूद हैं आपकी खिदमत के लिए, आपके मुआयने के लिए, आपकी तशख़ीस के लिए, जिसमें आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और आपको एक ही जगह में वन स्टॉप ब्रेस्ट क्लिनिक का इनेकाद किया गया है क्योंकि आप जितनी जल्दी आप डॉक्टर से रुजू करेंगी उतना, क्योंकि हमें डर होता है कि बड़ा ऑपरेशन हो जाएगा, छाती काट देंगे। और ख़वातीन को बहुत सारे जो इर्द गिर्द उन्होंने लोगों को एडवांस स्टेज के कैंसर्स के लोगों को फॉलो किया हुआ है, लेकिन आप जितनी जल्दी डॉक्टर से रुजू करेंगी उतना ही आपका इलाज भी छोटा होगा, कम तकलीफ़ दे होगा और आपको बड़े ऑपरेशन की भी नौबत नहीं आएगी। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर का फिर डायग्नोसिस कैसे होता है? जैसे कि आप चले गए, उसके ऊपर आपने मेमोग्राम कराया, कोई गिल्टी नज़र आई, या किसी बच्ची में 24-25 साल की उम्र पे आपने अल्ट्रासाउंड किया, आपको थोड़ा सा कुछ ऑड नज़र आया, फिर अगला स्टेप क्या होता है मज़ीद? फिर कैसे पता चलेगा? इसी से कंफर्म हो जाता है कि कैंसर है? इसमें हमें बहुत ज़्यादा निशानदेही हो जाती है, उससे हम डिसाइड कर लेते हैं कि इसकी आगे फर्दर तशख़ीस के लिए, जिसको FNAC या बायोप्सी है, सुई वाला टेस्ट आम पॉपुलेशन के लिए मैं कहूँगी वो करवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि हतमी वही टेस्ट है जो आपको मतलब है जो भी गिल्टी है उसका नेचर का के बारे में बताता है। और ये इस टेस्ट से बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। 5 मिनट का टेस्ट है, उसमें कोई तकलीफ़ नहीं होती, सुन करके किया जाता है और मरीज़ को कोई मतलब उसको इसके बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत लाजमी है आगे फर्दर आपका लाया अमल करने के लिए, डिटर्मिन करने के लिए कि अब हमने कैसे। अगर हम बात करें मर्द और ख़वातीन की, तो मर्दों में छाती का कैंसर और
कुछ थोड़ा सा ये मतलब पहले तो उस पर बिल्कुल ही बात नहीं होती थी। आई एम ग्लैड कि अब इस पर बात होती है, और बल्कि हमारे जानने वालों में ही एक ऐसे शख्स थे जिनको पहले कैंसर हुआ, अल्लाह का शुक्र है वो रिकवर कर गए, सब कुछ ठीक हो गया। अच्छा, फिर कुछ अरसे के बाद उनको अपने ना आर्मपिट्स में बड़ी दर्द हो रही थी, तो उनको वो डॉक्टर के पास गए तो पता चला कि उनके ब्रेस्ट में कैंसर, छाती के एरिया में कैंसर आ गया है और लिम्फ नोड में भी चला गया। तो उन्होंने कहा भाई मैं मर्द हूँ, मुझे कैसे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? उसने कहा जी हो सकता है। तो उस वक्त मुझे पता चला कि यार ये एक बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है जी, क्योंकि मेल्स में भी ब्रेस्ट टिश्यू होता है और 2 इंसिडेंट्स देखिए छाती तो मर्द और औरत दोनों की है, शेप फर्क है लेकिन है तो एक ही बात। अबाउट 1% लेस अराउंड 1% इसकी शरह है। लेकिन ये कि मर्द हज़रात को भी अगर स्वेलिंग महसूस हो उनके छाती के निपल एरिया में, क्योंकि कुछ मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट से भी कई दफ़ा स्वेलिंग हो जाती है और वो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए उनके लिए भी यही पैगाम है कि कोई चेंज छाती में जो आपको सोजिश, गिल्टी, किसी तरह की भी कोई तब्दीली हो तो आपको फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। हमारे जो रेडियोलॉजी, आई एम सो हैप्पी कि आपने मुझे रेडियोलॉजी की हवाले से किया, क्योंकि हम फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन में हमारा ही रोल आता है। हम अल्ट्रासाउंड और मेमोग्राम करते हैं और फिर फर्दर उसको अल्ट्रासाउंड गाइडेड ही हम उसकी बायोप्सी और FNAC भी कर सकते हैं। इवन वो वाले वो गिल्टी जो आम फहम में आपको महसूस भी नहीं होगी, वो भी अल्ट्रासाउंड गाइडेड हम उसकी तशखीस में बहुत मदद देते हैं। तो ये बताइए कि फिर इलाज की जब हम बात करते हैं उसमें भी तो रेडियोलॉजी का बड़ा अमल दखल आता है, तो कुछ इस पर भी गाइडेंस दें कि इलाज फिर किस तरह से किया जाता है? अगेन जब कैंसर के इलाज की बात की जाती है तो कीमोथेरेपी का नाम सुन के ही ना इंसान का वो दिमाग सुन हो जाता है कि ये क्या मतलब, क्योंकि उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बाल गिर जाना, ये मतलब वॉमिटिंग, नौज़िया, ज़ाहिर है आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़ीरो हो जाती है, इम्यून सिस्टम आपका ज़ीरो करके वापस रीस्टार्ट किया जाता है। तो थोड़ा सा गाइड करेंगी कि क्या क्या तरीके हैं और किस किस स्टेज पे क्या एक्सपेक्टेड होता है? इसमें यह कि जब हम उसकी सुई वाले टेस्ट से कि कैंसर आ गया है, फिर उसकी पूरी बॉडी की स्क्रीनिंग होती है। उसमें CT स्कैन होता है बॉडी का, देखने के लिए कि इसका फैलाव कहीं और तो नहीं है, जिगर में तो नहीं है, लिम्फ नोड्स में तो नहीं है। उसके अलावा बोन स्कैन होता है और इस तरह हम बोन्स में भी उसका स्प्रेड देखते हैं। उसके हिसाब से कैंसर को स्टेज किया जाता है, स्टेज 1, 2, 3, 4 और स्टेज 0 भी होती है। जब स्टेज 1, 2 और 3 तक हमारे पास बहुत अच्छे नताइज हमें मिलते हैं, क्योंकि हर कैंसर को उसकी स्टेज करके उसके मुताबिक उसका इलाज मुतय्यन किया जाता है। जब हमारा पेशेंट स्टेज 2 और 3 तक में आता है तो कई दफ़ा शुरू में सिर्फ कीमोथेरेपी दी जाती है। बहरहाल उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मगर अपनी अच्छी क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखते हुए और पॉजिटिव अप्रोच के साथ वो टॉलरेट हो जाती है। आजकल नई मेडिसिन्स हैं, फोकस्ड कीमोथेरेपी भी है, और हमने यहाँ तक देखा है कि बहुत बड़े जो गिल्टियाँ हैं वो बहुत श्रिंक होकर छोटी रह जाती हैं। उसके बाद में फिर उनकी सर्जरी भी ब्रेस्ट कंजर्वेशन होती है, जिसमें छाती का बड़ा ऑपरेशन नहीं होता, आप सिर्फ गिल्टी और जो उसके से जो इन्वॉल्व लिम्फ नोड्स हैं उनको निकालते हैं, और फिर उसके फॉलोइंग बाय रेडियोथेरेपी। बट ये मैं आपको यकीन दहानी कराऊँ कि इसके इन तमाम मराहिल से गुज़र के उसके बाद में आप बहुत अच्छी नॉर्मल लाइफ गुजार देते हैं। जान है तो जहान है। तो हमें अल्लाह ताला की तरफ से भी यही है कि जिस चीज़ का जो इलाज मौजूद है उसको हमें ज़रूर उसकी तरफ रुजू करना चाहिए, बाकी शिफा अल्लाह के हाथ में। बिल्कुल, लेकिन वही वाली बात है ना, अर्ली डिटेक्शन। देखिए इलाज तो ये कोई खांसी ज़ुकाम तो है नहीं कि हम आपको कहेंगे आप ये वाली गोली ले लें, ये कर लें तो आप बेहतर हो जाएंगे। वो हम उस केस में भी हमेशा आपको कहते हैं कि डॉक्टर से रुजू करें। अगर आपको कोई भी तब्दीली महसूस हो रही है, आपको कोई भी ऐसी चीज़ नॉर्मल से हट के महसूस हो रही है, या अगर जनरली भी यू आर नॉट फीलिंग दैट ग्रेट व्हाटएवर, हमेशा मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करें। लोगों की एडवाइस टोटकों पे मत जाएं, क्योंकि ये बड़ी एक सीरियस इलनेस है। तो अगर हो जाती है तो डॉक्टर जो आपको इलाज बता रहा है, अपनी साइंस झाड़ने के बजाय अगर हम डॉक्टर की बात सुन लें और मुकम्मल उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज पे भी चीज़ रिवर्सिबल हो जाती है, फोर्थ स्टेज पे, एंड ऑफ फोर्थ स्टेज पे फिर प्रॉब्लम ज़रा सीरियस हो जाती है। बट अगेन लेट डिटेक्शन का इशू। सो एंड में डॉक्टर साहबा आपका पैगाम हमारे व्यूअर्स को? सबसे पहले तो मैं कहूँगी इसमें हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी लाइफ में फल और सब्जियों का इस्तेमाल होना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्स्ट्रा वेट जो हम पुट ऑन करते हैं, ये सब फैक्टर्स जो हैं वो हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ नहीं जाते। इसके अलावा हमें अपना क़ुव्वत मुदाफ़त भी अच्छी बिल्डअप करनी चाहिए, क्योंकि हम जब
और स्ट्रेसेस को भी काउंटर करने के चीज़ें करनी चाहिए। और विटामिन डी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा सपोर्टिव होता है। तो इन सब अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हुए और माहाना अपना मुआयना जो कि आप ख़ुद बेहतरीन अंदाज में कर सकती हैं, तो जितनी जल्दी आपको कोई भी तब्दीली, कोई भी गिल्टी महसूस हो, आप डॉक्टर से रुजू करें। आपके लिए बेहतरीन सहूलियात मुआयने की, तशख़ीस की और इलाज की सरकारी हस्पतालों में मौजूद हैं। और एक आपने अल्लाह ताला से अच्छा शगुन रखते हुए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको शिफा देगा और डरने की कोई बात नहीं। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग अस विद नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। इसी नोट पे व्यूअर्स हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमें ज्वाइन करेंगे राना बॉबी, जिनसे एज अ स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंड स्पोर्ट्स एंकर हम अपडेट लेंगे अबाउट द वर्ल्ड कप। जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान 2 मैचेस तो जीत चुका है, 3rd मैच इंशाल्लाह कल है और पाकिस्तान और इंडिया का है, तो काफ़ी टेंशन और स्ट्रेस और एक्साइटमेंट वाला माहौल है। इस पर डिस्कशन करेंगे ब्रेक के बाद। जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब वो गुफ्तगू होने जा रही है जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान अपना दिल थाम के बैठा है, और वो है कल का मैच विच इज़ बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। एंड ऑब्वियसली जब मैचेस की बात आती है तो एक ही नाम जहन में आता है जिससे मैंने डिस्कशन करनी होती है, क्योंकि जब हम पहले भी साथ काम किया करते थे एक और जगह पे, वी वर बोथ को होस्ट्स, तो दुनिया इधर से उधर हो जाती थी। अगर क्रिकेट का कोई मामला होता था ना, आसमान गिर गया, ज़मीन फट गई, इस आदमी को किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती थी, उसको सिर्फ क्रिकेट और हाँ गाने का क्रिकेट और गाने के अलावा इस बंदे को और किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता था। मैं बात कर रही हूँ, बहुत ही टैलेंटेड होस्ट हैं एंड स्पोर्ट्स एंकर हैं एंड स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं एंड अ वेरी गुड सिंगर। राना बॉबी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बॉब सही कहा ना, दुनिया इधर से उधर हो जाए, बस क्रिकेट में। अच्छा, इतना क्रिकेट का फ़ैन कि हमारे शो के दौरान जो बेचारा आधे घंटे का होता था, जरा सा अगर इसको मार्जिन मिलती थी ना राइट लेफ्ट, तो इशारे करके पूछ रहा होता था कि स्कोर क्या है। देखें, क्रिकेट एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल से एक यूनिटी दिखाती है और लोग इकट्ठे हो जाते हैं। नहीं तो क्या मैं यूनाइटेड नहीं हूँ? ठीक है, नहीं, उस हमारे दरमियान तो राइवलरी होती काम थी, पे being तवज्जो honestly दे, telling you, काम पे तवज्जो दे। राइवलरी होती थी, यूनिटी कम होती थी, राइवलरी हम नहीं, दोनों वो की राइवलरी होती इसलिए होती थी क्योंकि आप गाने गा रहे होते थे और फिर जान के मजाक में मुझे कहता था, अच्छा अब आप सुनाए ना गाना। Anyway, और आप सबको पता है कि एक बड़ा मजे का वाकया भी इसमें मुझे याद आ रहा है, उस पुराने दौर का, जब हम इकट्ठे काम करते थे, वो हमें लेटर ऑन बताता था। हाँ, तो खैर हमारे साथ हमें ज्वाइन किया एक बहुत ही टैलेंटेड सिंगर ने भी, जिन्होंने एक बड़ा खूबसूरत क्रिकेट से रिलेटेड सॉन्ग भी गाया है, और भी बहुत से इनके सॉन्ग्स हैं, लेकिन आज क्योंकि वे टॉक अबाउट क्रिकेट, सो वी हैव अनदर क्रिकेट फैन विद अस। रोहेल वकास हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रोहेल। वालेकुम अस्सलाम। कितने को क्रिकेट के फैन हो? क्रिकेट का मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, मतलब कि बहुत शौक से देखता हूँ मैच। ज़्यादा तो 2020 जब होता है ना, या फिर जब खेलते भी हो कि नहीं? हाँ, खेलता था, लेकिन अब जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तब तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ मैच देखने के लिए। तो कल के मैच की कितनी टेंशन है? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हाँ, सबका ना सा रुका हुआ है व्यूअर्स, और मेरा भी, और मुझे भी टेंशन है। मेरी कल ड्रामे की शूट है, पता नहीं हम शूट कितना करेंगे और मैच कितना देखेंगे। चलो देखी जाएगी। मैच तो कल का जो है इट्स गोना बी वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि एंड क्रिटिकल ऑफ कोर्स, लेकिन कल के मैच से पहले आई वुड लाइक 2 जो मैच हुए हैं उनकी लेट्स जरा टॉक बात अबाउट कर लें। सम हाँ। प्रीवियस मैचेस। यस, 2 मैचेस तो हम जीत चुके हैं, Yeah. और 2 ही खेले हैं, 2 ही जीत गए। अच्छा, इस पॉइंट्स टेबल पे पाकिस्तान अभी टॉप 4 में है माशाल्लाह से, ये बड़ी मज़े की बात है। जिस तरह से जो वार्म अप मैचेस पाकिस्तान ने दोनों खेले और दोनों हारे, तो उससे ये लग रहा था कि पाकिस्तान वो मोमेंटम बना ही नहीं पाएगा। मैं यही कहने लगी थी, वार्म अप मैच एक हारे, चलो हो दूसरा जाता भी है, हारे। दूसरा भी हारे, फिर सबने अपने आप को उम्मीद देने के लिए कहा 1992 में भी यही यही हुआ था। फिर ये हमने बहुत इसमें मजे की बात है। बात भी की थी शो पे, और हंस के बुरा हाल। वही होता ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। ऐसे ही। फिर जब एक मैच जीते, जरा हौसला आया कि चलो वी आर ओके, दूसरा जीतेगा, चलो अच्छा, ये भी बात, मे बी 92 का रिपीट होगा। ये कहा जाता है कि चलें, नीदरलैंड जो है वो थोड़ी एक छोटी टीम है, अब ठीक है, आपने श्रीलंकन छोटी टीम टीम को है। आपने उनको जो है वो हरा दिया। तो ये जब आप क्रिकेट की जाहिर है, जब आप मेन 10 टीम्स के अंदर आप फॉल करते हैं, तो फिर आपके बारे में रिकॉर्ड अच्छा ना हो। अब आप ये देखिए, एशिया कप में जिस तरह से पाकिस्तान शुरू जिस तरह से बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन एट द एंड वो कितना वर्स्ट
आपको गेम प्ले वो देखने को मिला ग्राउंड के अंदर, और पाकिस्तान एशिया कप से जैसे बाहर हुआ सबको मालूम है, बहुत ही वर्स्ट परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की। तो ओवरऑल जो टीम सिलेक्शन की बात की जा रही थी उस पर बहुत सारे सवाल थे कि क्या होगा अब आगे वर्ल्ड कप में, क्या यही टीम आगे लेकर के जाएंगे। तो हमें वही टीम जो है वो देखने को मिली। एक दो बहुत अच्छे चेंजेस हैं जो हमने देखे, लेकिन पहले मैच की अगर बात करें जो पाकिस्तान के नीदरलैंड के साथ था, तो उसमें हमारा टॉप ऑर्डर जो है अभी फिर सफ़र कर रहा है। स्टिल जो है उस पर क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं ना। इमाम, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि या भांजे भतीजों को क्यों लेकर फिर रहे हैं, मुझे तक समझ नहीं आ रही अभी तक स्टिल, ठीक है। बट इमाम की तरफ से कोई परफॉर्मेंस नहीं, फ़खर की तरफ से कोई परफॉर्मेंस नहीं। चले, बाबर का भी बल्ला अभी नहीं चल पा रहा, वो भी 5, 7, 10 बनाकर आउट हो जाते हैं। ये दोनों मैचेस में उनके साथ बैड लक हुआ है। लेकिन अब आप ये देखें कि हमारा मिडिल ऑर्डर, पिछले मैच में देखें कि जितना बड़ा रन का स्कोर चेस किया, वो जब स्कोर बना तो सबने कहा लो जी चलो ये तो हार गए। हाँ, ये नहीं हो पाया। ऑलरेडी लोगों, बाय द वे, लोगों ने मैच देखना छोड़ दिया, लोगों ने पोस्ट लगानी, मतलब ट्विटर जिसका पहले अब नाम एक्स है, उस पे थ्रेड्स पे हर बंदा जो है ना नेगेटिव कमेंट्स कर रहा है, कह रहा है कि लो जी फिर बेइज्जती करा दी, ये हो गया वो हो गया। अच्छा, उसके बाद एकदम से लोगों ने कहा कि एक मिनट, ये तो कुछ कहानी कुछ और चल रही है, एंड देन वी वन। एक्चुअली उसमें देखें एक चीज़ जो अच्छी हुई है वो ये हुई है कि आपके पास जो आपने अपने सेकंड मैच में जो आपने एक्सपीरियंस किया वो ये किया कि आपने जो टॉप ऑर्डर में आपने ओपनर में एक ओपनर को अपॉर्चुनिटी दी जिसका नाम अब्दुल्ला शफीक है, एंड ही प्लेड रियली वेल, ठीक है। वर्ल्ड कप डेब्यू उन्होंने किया और आते ही उन्होंने एक सेंचुरी जो ऐड की श्रीलंका के खिलाफ, उससे पाकिस्तान का डेफिनेटली वो एक जो ओपनिंग पेयर का कहीं ना कहीं खला था वो कहीं फिल हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी अब आप ये देखें कि अगर एक प्लेयर चलता है तो इमामुल हक नहीं प्ले कर पा रहे। मुझे नहीं समझ आ रही उन्हें आप कैरी क्यों कर रहे हैं स्टिल अभी भी। लेकिन इसमें वर्स्ट चीज़ ये है कि हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। ट्रू, ठीक है, हमारे वी हैव नो एनी अदर ऑप्शन, बट हमारा मिडिल ऑर्डर सेट हो गया। अब आप ये देखें, बाबर रिजवान तीसरे चौथे नंबर पे आते हैं, फिर इफ्तिखार आते हैं, फिर आपके पास शादाब हैं, फिर आपके पास नवाज़ हैं। तो ये एक 4 से 5 लोगों की ऐसी लॉट आपके पास जो मिडिल ऑर्डर की सेट होगी है कि जिससे आप ये एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको मैच निकाल कर देंगे जो श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान ने किया, ठीक है। अच्छा देखो, जिस मुल्क में मैचेस हो रहे होते हैं उस मुल्क का कॉन्फिडेंस लेवल फ़र्क ही होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप अच्छा खेल रहे हो बुरा खेल रहे हो, आपकी आवाम आपको सपोर्ट, होम ग्राउंड का बहुत सपोर्ट, होम ग्राउंड पे बड़ी सपोर्ट होती है। अब कल के मैच में पाकिस्तान को तो 0 सपोर्ट मिली है होम ग्राउंड पे। अच्छा, ये एक चीज़ मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान ने दोनों मैचेस हैदराबाद स्टेडियम में खेले और हैदराबाद क्राउड ने पाकिस्तान को फुल ऑन सपोर्ट किया है, ठीक है। और अब कल का मैच जो है ये अहमदाबाद में होगा, जिसको पाकिस्तान फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करेगा। अहमदाबाद में ओवरऑल एक तो कैपेसिटी ऑलमोस्ट 132,000 प्लस स्पेक्टेटर्स की है, तो एक तो ह्यूज क्राउड आपको देखने को मिलेगा। एंड डेफिनेटली जो सपोर्ट हमें अब तक जो वीडियोस इंडिया से देखने को मिल रहे हैं, जो शायकीन क्रिकेट इंडियंस हैं जो वहाँ से वीडियोस देखने को मिल रहे हैं, उसमें हमें बहुत 50-50 सपोर्ट नज़र आ रहा है। वो भी अच्छा, बट यू सी व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज, जैसे कि बड़ा वैलिड पॉइंट अभी मेरे कान में रेज किया गया कि होम ग्राउंड पे खेलने का प्रेशर भी बहुत होता है। यस, सो प्लस भी और नेगेटिव भी है। अच्छा, मैं तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ कि भाई अगर मेरी कोई बैक एंड पे दाद दे रहा है एज अ सिंगर, आप बताओ रोहेल कि आप जब गा रहे होते हो, अगर ऑडियंस आपकी सपोर्ट कर रही है, तालियां बजा रही है, एंजॉय कर रही है, तो आपकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होती है, राइट? बिल्कुल, exactly। अगर ऑडियंस बू कर रही है या कह रही है हट जाओ स्टेज से, तो बंदे से गाया ही नहीं जाएगा। देखो, परफॉर्मेंस है, वेदर यू आर अ सिंगर, वेदर यू आर स्पोर्ट्स प्लेयर, वेदर यू आर कोई भी किस्म की फिजिकल परफॉर्मेंस की आप बात करें, तो मेरा तो ओपिनियन यही है कि आपकी कारकर्दगी बेहतर होनी चाहिए अपने होम ग्राउंड पे। लेकिन एट द सेम टाइम इमेंस प्रेशर, क्योंकि सामने आपके पाकिस्तान है। सो एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? देखिए, मैं ख्वाबों की बात नहीं कर रही। ऑब्वियसली एक ख्वाब और ड्रीम हमारा यही है कि पाकिस्तान जीते, लेकिन मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे जानना चाह रही हूँ कि हमारे चांसेस किस किस्म के लग रहे हैं? देखिए, चांसेस तो फिलहाल 100% है। द रीजन इज मैं आपको बताता हूँ, 100% पे चले गए। मैं आपको बताता हूँ, हारे ना तो नहीं, मैं जीत की बात कर रहा हूँ, मैं जीत की बात कर रहा हूँ। देखिए, ये सोच लेकर आप उतरेंगे ही तो आप कुछ कर पाएंगे ना कि यू हैव टू विन। मैं बात करता हूँ इंडियन टीम की परफॉर्मेंस की भी। अभी हमने पाकिस्तान के मैचेस की बात की, अब हम इंडियन टीम की परफॉर्मेंस की भी बात करते हैं थोड़ी सी। इंडिया ने भी 2 मैचेस खेले हैं, अच्छे खेले हैं। पहले मैच में हमें रोहित शर्मा नजर आए, उन्होंने सेंचुरी जड़ी और एकदम से नजर आया कि भाई नाउ ही इज बैक। जिस तरह से वो उनका टॉप ऑर्डर जो है वो कभी टिक नहीं पाता, ठीक है। सेकंड मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले 2 ओवर्स में उनके टॉप ऑर्डर्स को उड़ा दिया। रोहित शर्मा आउट, ईशान किशन आउट, श्रेयस अय्यर आउट, ठीक है। तो आपको ये नजर आ गया कि ओके ये आउट होने वाले हैं।
ये को बहुत बड़ा जो है वो मुश्किल नहीं होगा इनको इन्हीं के होम ग्राउंड में जाकर फेस करना। भाई ऑस्ट्रेलिया भी तो बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है ना। बेशक आप देखें ना, लेकिन 200 पे 99 पे ऑल आउट किया, ठीक है, और फिर जीता भी। तो मकसद कहने का ये है कि आपके पास चांस है कि आप उन्हें बोल्ड कर सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे ये आएगी कि जो इंडियन पिचेस हैं वो ज़्यादातर बैटिंग फ्रेंडली हैं, आपको बॉलर्स के लिए ज़्यादा मार्जिन नहीं है, आपको स्विंग्स नहीं मिलते ज़्यादा, और हमारे फ्लैट बॉलर्स पिचेस हैं। आर द स्ट्रॉन्गेस्ट आउट ऑफ आर, मतलब अगर सारी चीज़ें देखें तो हमारी बॉलिंग के लिए हमें जाना जाता है प्रिडोमिनेंटली। लेकिन अब यहाँ पे भी एक सवाल ये है कि देखें, जब से नसीम शाह जो है वो इंजर्ड हुए, ठीक है, और उनकी रिप्लेसमेंट पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती रही है कि उनकी रिप्लेसमेंट पर उन जैसा किस प्लेयर को आप जहाँ पर जगह देते हैं। तो हसन अली को जब रिकमेंड किया गया तो उनका एक तो इंटरनेशनल करियर बहुत अच्छा है, वो वर्ल्ड कप खेल चुके हुए हैं, उन्होंने बड़े टूर्नामेंट्स खेले हैं, तो उनको कंसिडर किया गया एंड ही परफॉर्म्ड। आई मीन ये मज़े की बात है, दुनिया ये कह रही थी कि उनकी बेगम भी क्योंकि उनके साथ ट्रैवल कर रही है, तो पीपल आर सेइंग कि ये हसन अली जो है वो इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं कि डेफिनेटली उनकी फैमिली वहाँ पर है, भाभी साथ हैं। भाभी साथ हैं, ठीक है। तो अब ही परफॉर्म्ड और उन्होंने कल के जो श्रीलंका के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दी, 4 विकेटें उन्होंने टॉप ऑर्डर से मिडल ऑर्डर उखाड़ दिया। तो मतलब हमें ये होप मिली है कि चलें नसीम शाह के ऑल्टरनेटिव में अगर हमने किसी को रिप्लेस किया है तो वो हमें होप दे रहा है। अच्छा, बट यहाँ पे बाबर आजम की बात करना चाहूँगी। पता नहीं, मुझे लगता है कि जब भी आप किसी को कैप्टन बना देते हैं, क्योंकि मुझे क्या लगता है ये एक लॉजिकल बात है, उस इंसान पे अपनी परफॉर्मेंस के अलावा बाकी हर बंदे की परफॉर्मेंस का भी प्रेशर आ जाता है। सो बाबर आजम बीइंग अ ब्रिलियंट स्पोर्ट्समैन हिमसेल्फ, अ ब्रिलियंट क्रिकेट प्लेयर, क्या अंडर प्रेशर आने की वजह से, कैप्टनसी की वजह से नहीं परफॉर्म कर पा रहे? मसला क्या है? एक्चुअली दैट्स द मेन क्वेश्चन जो कि सिर्फ आप मैं नहीं, ओवरऑल जितनी क्रिकेट कम्युनिटी है और जो क्रिकेट लवर्स हैं, जो एनालिस्ट पूरी दुनिया में है, वो ये सवाल कर रहे हैं कि अगर उनसे कैप्टनसी ले ली जाए तो शायद वो अपनी बैटिंग पे ज़्यादा तवज्जो दे सकें। देखें, आप विराट और बाबर को जब आप कंपेयर करते हैं तो यही प्रॉब्लम विराट के साथ भी होता व्हेन ही वाज अ कैप्टन ऑफ इंडियन टीम। तो उनको फिर हटा दिया गया कैप्टनसी से और जब उन्होंने अपनी बैटिंग पे फोकस किया तो उसके बाद से उनकी कंसिस्टेंट एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस हर मैच में आपको देखने को मिलती है। आपकी तवज्जो बढ़ जाती है ना, ऑब्वियसली तवज्जो बढ़ जाती है। अच्छा, एक और शख्स हैं जिनके बारे में मैं जानना चाहती हूँ, इमामुल हक के बारे में। इमामुल हक ने अभी तक एज एन ओपनर चांस देना चाहिए? देखें, कल के मैच में मैंने आपसे आते ही ये बात की कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। फ़खर जमान अभी तक 0 परफॉर्मेंस पे जा रहे हैं। ये जो पहला मैच नीदरलैंड के साथ था, फ़खर जमान ने भी 5 या 7 किए, आउट हो गए। इमाम भी शायद 10 या 12 किए, आउट हो गए। और दूसरे मैच में भी इमामुल हक ने यही किया जो श्रीलंका के साथ हुआ, तब भी 12 स्कोर किया, आउट हो गए। तो मकसद कहने का हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। हमारे पास एक ऑप्शन था, वो अब्दुल्ला शफी की सूरत में था, जिन्हें हमें यूटिलाइज़ किया, उनको अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। लेकिन सेकंड एंड ओपनिंग साइड पे इमामुल हक की बात की जाए तो वो अभी भी हमारे पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इस जगह को फिल कौन करेगा। क्या बाबर को ऊपर लेकर के आया जाए या दूसरी जो चौथे नंबर पे हमारे पास रिजवान आते हैं, रिजवान को ऊपर लेकर के आया जाए? तो ये एक ऐसा जो पार्ट है जो कि फिल नहीं हो पा रहा। एंड हमारा मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग हो गया है और लोअर मिडिल भी स्ट्रांग हो गया है, लेकिन हम बात करते हैं उसमें अभी भी लैक है जो इमाम की सूरत में। स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाने की जरूरत है इंडिया के खिलाफ? ऑब्वियसली देखिए, मैं ऑब्वियसली क्या मतलब, आपने कहा कि बैटिंग फ्रेंडली है। देखें लेकिन आपने वेरिएशन तो देनी है ना। अब आपके पास 3 पेसर्स हैं जगह पे। देखें, जगह तो हमारे पास है ही नहीं है। मैं आपको अभी अगर प्लेइंग 11 की बात करूं तो जो टीम ने अभी श्रीलंका के अगेंस्ट परफॉर्म किया वो बहुत बेस्ट है। अभी उसको मत छेड़ें। हमारे पास उसामा मीर की भी हमारे पास ऑप्शन है अगर हम स्पिनर्स में जाते हैं, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए, नवाज़ एक लेफ्ट आर्म हमारे पास स्पिनर मौजूद हैं जो राइट हैंडेड बैट्समैन को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और उन्होंने परफॉर्म भी किया है एंड ही इज़ ऑलराउंडर। तो वो बहुत अच्छा हमारे पास एडिशन है। इफ्तिखार हमारे पास पार्ट टाइम बॉलिंग किया इस टाइम, तो उन्होंने, अब मैं आपको बताऊं कि इफ्तिखार को तो पार्ट टाइम बॉलर यूज़ किया जाता था, वो प्रॉपर बॉलर हो चुके हैं, वो विकेटें भी निकाल रहे हैं। तो हमारे पास दूसरे इफ्तिखार है एंड ऑफ कोर्स हमारे पास शादाब है। तो 3 हमारे पास स्पिनर्स का स्क्वाड है जो कि बहुत अच्छा है। जब आप नवाज़ और शादाब को बारी देते हैं उसमें बॉलिंग में, तो आपके पास लेफ्ट राइट का जो कॉम्बिनेशन है वो डेफिनेटली जो बैटिंग साइड है उसको परेशान कर सकता है। तो मेरे ख्याल से तो ये बेस्ट प्लेयर है, इसको छेड़ना नहीं चाहिए कल के मैच में। शाहीन शाह अफरीदी को लूज़ करने की वजह से हमें क्या नुकसान उठाना पड़ा है? नसीम शाह, अच्छा मैं देखें नसीम शाह की जब बात करता हूँ, नसीम शाह की रिप्लेसमेंट में हमारे पास जैसे अभी जैसे मैंने बताया हसन अली इज़ ए गुड ऑप्शन, ठीक है। शाहीन शाह अफरीदी की अगर बात की जाए तो शाहीन शाह अफरीदी नहीं कर पा रहे ना। शाहीन शाह अफरीदी
मेरे ख्याल से क्योंकि उसकी स्ट्रगल फिटनेस कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि उनकी फिटनेस पे सवाल उठ रहे हैं। जी, स्ट्रगल कर रहे हैं एक्चुअली। शाहीन शाह का लेकिन जो नसीम शाह का तो वो सर्जरी का पूरा जी, मसला हुआ था उनका ना, उनके सर्जरी शोल्डर प्रॉब्लम का, है। वो तो अपनी जगह चलो ठीक है, बट उनके ना होने की वजह से एक नुकसान को फेस करना, आपने कहा चलो वो तो कवर हो गया। हाँ, हसन अली परफॉर्म कर रहे हैं, चलो बिल्कुल। अल्लाह का शुक्र है, बट शाहीन शाह अफरीदी भी क्लिक नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि भाई बिकॉज ही जस्ट गॉटन मैरिड, तो उनका इंटरेस्ट और नहीं फोकस। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कहा हूं, यार, मतलब ठीक है? ये बड़े तो अजीबोगरीब जिंदगी- मीम्स भी देखने सुनने को जी, मिल रहे जी। हैं, ठीक है, बट इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखें, स्पोर्ट्समैन जो होता है जब वो ग्राउंड में उतरता है तो वो अपनी पूरी फिटनेस के साथ ही उतरता है। ये नहीं होता कि मेरी शादी हुई है रिसेंटली और मेरी बेगम भी शाहीन के देख बारे में रही तो है। ये भी कहा जाता है ना कि अगर वो पहली 2-3 ओवर में विकेट ना लेके जाए ना, तो उसका कॉन्फिडेंस कुछ लो हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, उसके Yes. बाद फिर वो कर ही नहीं पाता परफॉर्म। नहीं कर पाते। ये ऑब्वियस उनके साथ एक प्रॉब्लम है। 2 ओवर्स के अंदर वो पूरी जान मारते हैं। आपको उनकी बॉल के अंदर स्विंग भी नजर आता है, आपको उनकी बॉल में पेस भी नजर आता है, वो बैट्समैन को परेशान भी करते हैं। एक्चुअली जो टैग उनके साथ लगा हुआ था ना पिछले कुछ 2 साल से, कि शाहीन शाह आते ही पहली ओवर में विकेट लेते हैं, शाहीन शाह आते ही पहली ओवर में विकेट लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, कैरी नहीं कर पा रहे। अब एशिया कप में भी वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए हैं, और पिछले 2 मैचेस में भी शाहीन शाह अफरीदी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उनसे वो डिलीवर हो नहीं पा रहा। क्योंकि I don't know what is the 133 reason पे behind that. जाते हैं, फिर वहां पे कहानी खत्म होनी शुरू हो जाती है। वही वाली बात है ना कि फिटनेस पे बड़ा सवाल उठ रहा है। लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है। देखिए, अब ऑन अ वेरी सीरियस नोट, बाबर को जो उनका कॉन्फिडेंस अपनी टीम के ऊपर है, जिस तरह से अब आपने देखा फेलियर्स में भी आपके पास यही टीम थी। जब आप फेल हुए, आपने जब क्रिटिसिज्म फेस किया, कंट्रोवर्शियल आप हुए, तब भी आपकी यही टीम थी। अब भी उनका यही बयानिया है कि मैं इसी टीम के साथ ही जाऊंगा और इसी के साथ ही खेलूंगा। बाबर की परफॉर्मेंस हो ना हो, लेकिन बाबर ने अपनी टीम को इतना अच्छा तैयार कर लिया हुआ है। आई मस्ट से कि कल के मैच में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी, और जो कल इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान का मैच होगा वो इंतहाई ज़बरदस्त होगा, और पाकिस्तान बहुत ज़बरदस्त इंडिया के जो है वो खिलाफ फेस हमारी करेगा। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? देखिए, इफ यू वर स्ट्रेटेजाइजिंग, अगर Okay. आपने स्ट्रेटेजाइज करना था, क्योंकि अक्सर हम लोग मैच देख रहे थे तो कहते यार ये करना इसको ऐसे आए है, ऐसे करके ऐसे कर देते। तो अगर आपको फ्री हैंड मिले सर, तो देख- आप क्या स्ट्रेटजी बनाएं? देखिए, मैं एक बात बताऊं, अर्ली विकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो वाहिद तरीका है प्रेशर बिल्ड करने का टुवर्ड्स द अदर टीम। अगर आप लेकिन अगला भी तो बेवकूफ नहीं बैठा हुआ ना, उनको भी पता है कि भाई अगर कि ये भी यही करने की कोशिश करेंगे और वो वही रोकने की कोशिश करेंगे। देखें, मैं यहाँ पर एक बात करता हूँ। वो बात ये है, जब हम जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ रखता है, ठीक है, तो अगर तो पाकिस्तान कल अपना टॉस लूज करता है तो बॉलिंग साइड पर पूरी जान मारना बहुत जरूरी है। हमारे पास राउफ है, लेकिन हमारे लेकिन पास लेकिन लेकिन टॉस अगर हम जीतते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली हमें पहले बैटिंग पे जाना चाहिए। क्यों? देखिए, बैटिंग मैं आपको बताता हूँ, बैटिंग पे पता है मेरा दिमाग, I'll tell you one thing, कि बचपन से मेरी सोच है कि अगर आप अगले को बनाने थे जो उसने बनाना है, तो फिर आपको पता चल जाता है ना कि आपने किस चीज को चेस करना है, किधर अगले को हराना है। आप बना दें तो फिर अगला आपके पीछे भाग रहा। देखें, अब आपने चेज मैंने में बहुत अगर बच्चों वाली बात की है, लेकिन आपने अगर चेज में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, बहुत अच्छी बात है। एक तो कौम को मुबारक हो कि वर्ल्ड कप का अब तक का हाईएस्ट रन चेज पाकिस्तान ने किया है हिस्ट्री में। इन द हिस्ट्री, हाँ ठीक है, ये हो गया। हमने उसमें स्पेशल शो भी किया। ठीक है, ये हो गया। अब ये आप इसको जरूरी नहीं कि आपने इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। अब आप कहें कि नहीं हम दोबारा कर सकते हैं। आई मस्ट से कि भाई पाकिस्तान अगर को- आपको बचपन में कहा जाता है कि भाई आपने 100 नंबर तक लेने हैं मैथ्स में, तो बंदा कोशिश करता है तो चलो उसके करीब पहुंच ही जाता है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि आपने कहाँ पहुंचना है, आप 40 कर ले, अगला 50 कर ले। नहीं, लेकिन देखें, मैं आपको बता दूं कि दुनिया के क्रिकेट में जो चेज देखो होता है मेरी अपनी एक सेंस एक डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि चेज में अब आपके पास प्रेशर होता है कि हमने इसको इतने में जो है वो आउट करना है, इतने में हमें इनको लेकर के चलना। चेज मुश्किल होता है क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर होता है जब आपके पास आपने बॉलिंग फेस करनी होती है। लेकिन जब आप बैटिंग करते हैं तो आप फ्री हैंड होते हैं। बॉबी हम टॉस जीतेंगे कि नहीं? ये प्रिडिक्शंस में आता है, ठीक है, वो हमारे एस्ट्रोलॉजिस्ट आज नहीं है। चले, मैं प्रिडिक्ट कर देता हूँ। दिली जोशी हो ना। जैसे हाँ, मैं प्रिडिक्शन ये दे देता हूँ कि पाकिस्तान अगर टॉस जीता हाँ। तो वो बैटिंग की जानिब जाएगा, अमेजिंग। ठीक है। और अगर पाकिस्तान टॉस हारता है तो ऑब्वियसली फिर ये इंडियन टीम के एंड से होगा। मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान को पहले बैटिंग की बारी ही देंगे। अच्छा, आपको लगता है उधर से भी यही होगा और इधर से भी यही होगा? जी भाई आप बैटिंग के लिए तैयार हो जाए पाकिस्तानी टीम प्लीज। बिल्कुल, मुझे इस पे पूरी जो है वो उम्मीद है कि पाकिस्तान कल बैटिंग करेगा। अच्छा, कल किसकी परफॉर्मेंस आर यू एक्सपेक्टिंग कि बहुत अच्छी होगी? अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छी फॉर्म में है, और देखें जब एक बैटर का बैट बल्ला चल रहा है, वो आपको स्कोर दे रहा है,
तो अल्लाह आपको करे उसको शाहीन शाह भी कल कुछ परफॉर्म कर जाए। आपको उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। अगर हम बैटिंग साइड की बात करें सबसे पहले, तो हमारे पास पेयर यही है। मैं चाहता हूं कि ये जो प्लेइंग 11 हमने श्रीलंका के अगेंस्ट खिलाया है, यही प्लेइंग 11 हमें इंडिया के अगेंस्ट भी खिलाना चाहिए। नो नीड टू गिव एनी बिग चेंज इन द बिल्कुल टीम, सही है, ठीक है, क्योंकि टीम जीती है, आपने एक हिस्ट्री क्रिएट की है, एक मोमेंटम बन गया है। जो मोमेंटम मिस था आपका, अब आप उसको कैरी करेंगे। एक दिन पहले की बात है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं कि आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। तो पाकिस्तान फुल एनर्जी के साथ कल अहमदाबाद में उतरेगा, देयर इज नो डाउट, इंशाल्लाह। ठीक है। तो हम बात करते हैं अगर अब्दुल्ला शफीक और इमाम की तरफ से कल के दिन में बहुत ज़रूरी है कि वो आएँ और अपने होने का एहसास दिलाएं। कल उन्होंने कैच भी छोड़ा श्रीलंका के मैच में अगेंस्ट मेंडिस का, और मेंडिस ने फिर ऑलमोस्ट 115 के 20 रन बनाए, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूं कि मिसफील्ड जो है इमाम की तरफ से हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि प्लीज़ आप कल मिसफील्ड मत करें, आप कल बैटिंग करें जो आपका बेसिक काम है। और आप देखें, अगर ओपनर से हम यही उम्मीद करते हैं कि ओपनर आए तो 50, 60, 70 स्कोर देकर जाए। भाई बेस्ट ऑफ लक टू द पाकिस्तानी टीम टुमारो, मे द बेस्ट टीम विन, व्हिच विल इंशाल्लाह बी पाकिस्तान, इंशाल्लाह विल बी पाकिस्तान। एंड उसके साथ इसी दुआ और इसी उम्मीद के साथ कि वी विल परफॉर्म वेरी वेल, रोहिल आपसे कुछ इंस्पिरेशनल सुनते हुए हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ओवर टू यू। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक के बाद हमें दो बहुत ही ब्रिलियंट एंटरप्रेन्योर्स ने ज्वाइन किया है, जो अपने ही टैलेंट से अपनी ब्रेड एंड बटर कमाती हैं, अपने फाइनेंसिस को आगे लेके चलती हैं। तो वो लोग जो अक्सर घर पे बैठे हुए परेशान होते हैं और कहते हैं कि हम क्या करें, हमें नहीं समझ आ रही, फाइनेंशियल हालात बड़े ख़राब हैं, आज आपके लिए तो बड़ी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज़ को इनवाइट किया है। कुछ उनसे काम के बारे में भी उनके जानेंगे और हाउ दे गॉट इनटू दिस बिजनेस। लेकिन सबसे पहले जिससे हमने शो का आगाज़ किया था, तोहफे देना, गिफ्ट देना, और मैंने आपको यही कहा था ना कि हम कुछ ऐसे लोगों से मिलेंगे भी जो जैसे कि हमारी शेफ़ हैं, अगर वो कोई स्पेशल चीज़ें तैयार करके बास्केट बना के किसी को गिफ्ट दे देती हैं, इट्स अ ग्रेट, इट्स अ ब्यूटीफुल जेस्चर। अपने टैलेंट को आपने यूटिलाइज़ किया। अगर आपका हैंडीक्राफ्ट्स में इंटरेस्ट है या होम डेकोर से रिलेटेड आपके अंदर कोई टैलेंट है, जैसे रेजन हो जाता है, वेरियस डिफरेंट चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हैं, ड्राई फ्लावर्स के साथ अरेंजमेंट्स हो सकती हैं, सो मेनी डिफरेंट थिंग्स कैन हैपन। तो आइए मुलाकात करते हैं। हमें राशिदा रियाज साहिबा ने ज्वाइन किया है, पहले भी हमारे शो का हिस्सा बन चुकी हैं। उन्होंने हमें लाइव रेजन आर्ट बनाना सिखाया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। और हमें ज्वाइन किया है इरम काज़मी ने, ये भी हमारे शो का बड़ा इंपॉर्टेंट और रेगुलर हिस्सा है, बल्कि हैंडीक्राफ्ट एक्सपर्ट हैं और शो पे वेरियस डिफरेंट स्टेजेस पे बड़ी डिफरेंट चीज़ें बनानी सिखाई हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जो आपका सवाल होता है व्यूअर्स के, हाउ डिड दे गेट इनटू इट, और फिर ये काम शुरू कैसे किया और इस किस्म की चीज़ में फिर इंसान कैसे अर्निंग कर सकता है, इस पे हम गाइडेंस लेंगे। अस्सलाम मैडम, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। ओके, सबसे पहले तो गिफ्ट की बात हो रही थी शो की शुरुआत में कि तोहफे देने चाहिए और ज़रूरी नहीं है किसी ओकेजन पे ही दें, और तोहफा अगर हाथ की बनी हुई कोई चीज़ हो तो तो क्या ही बात है। क्या ही बात है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप दोनों का इस चीज़ से ताल्लुक है। बिल्कुल, देखिए जुगन, जो गिफ्ट्स हैं, तोहफे तहाइफ, ये एक बहुत प्यारी रिवायत है और मैं ये समझती हूँ कि इससे, हाँ, ये हम नहीं कहते कि प्यार जो है वो वाकई में बढ़ता है। आप दूसरे को स्पेशल फील करवाते हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव चीज़ दी जाए, आपको मार्केट सर्च करनी है। अगर आपके पास टैलेंट है और अपने हाथ की बनी हुई आप कोई चीज़ किसी को गिफ्ट करते हो, तो इससे तो बड़ी और कोई प्यारी बात ही नहीं है। और वही वाली बात है ना कि जब इंसान किसी को गिफ्ट देता है और अगला आपको थैंक यू कहता है और आप कहते हैं बाय द वे ये मैंने खुद अपने हाथ से बनाया है, तो फिर अगले को एहसास होता है कि यार इनको बड़ा ख्याल, क्योंकि अक्सर हम जब लोगों के घर जाते हैं तो ये होता है कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो केक्स या चीज़ें बेकरियों से या गत्ते के वो फूल लेके देने से तो 100 गुना बेहतर है कि बंदा कोई ऐसी चीज़ लेके जाए जिससे आपकी उस इंसान के साथ एक एक्स्ट्रा कनेक्शन भी, और फिर आप सामने वाले को ये फील कराते हो कि हाउ स्पेशल यू आर, Exactly. कि मतलब आप उसको स्पेशल फील भी करवा रहे हो। और फिर जब सामने वाला आपको अप्रिशिएट सिर्फ इतना ही कह देना, वाह यार क्या ज़बरदस्त चीज़ बनाई है, आपकी पूरी मेहनत वसूल हो जाती है उन 2 जुमलों में, कि आपको और एक मोटिवेशन आपको मिलती है कि यार आपने बड़ा अच्छा काम किया था। वो एक
बहुत अच्छी फीलिंग आती है। बिल्कुल जी। राशिदा साहिबा आप बताइए। बिल्कुल जी, ऑब्वियसली जब आप हाथ से कोई चीज़ बना के किसी को देते हैं तो उसका तो मज़ा ही कुछ और होता है। और स्पेशली जैसे मैं रेज़न आर्टिस्ट हूँ, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं जब भी किसी के घर जाना होता है तो मैं थोड़ा बहुत किसी से पूछ लेती हूँ कि घर कैसा है, उसकी कलर स्कीम कैसी है, तो मैं उस हिसाब से उसको डेकोर बना के दे देती हूँ। टेबल टॉप बना दिया या वॉल हैंगिंग बना दी या क्लॉक बना के दे दी, कुछ भी मतलब छोटा मोटा चीज़ें लेकिन बना अब के। अक्सर लोग घर पे बुलाते हैं, हाउस वार्मिंग होती है, बिल्कुल। तो इंसान को होता है कुछ ना कुछ लेके जाएं, तो बंदा यूजुअली वही फूलदान या हाँ, कोई डिनर सेट या कोई इस तरह की चीज़ उठा बिल्कुल। के ले जाता है। और जो पैसे आपने इस किस्म की चीज़ पे खर्च करने हैं अपनी हाथ की बनी हुई चीज़, इफ़ यू हैव द टैलेंट, व्हाई नॉट। बिल्कुल। तो मैडम अगर यहाँ पे आप आ जाएं तो हम जरा आपने जो चीज़ें बनाई हैं कुछ उन पे भी बात कर लेते हैं। आप वहाँ पे आ जाए इरम जी, क्योंकि वहाँ पे आपका सारा सामान है। जी मैडम आइए। ऐसे ही कि ये देखिए क्लॉक, ये भी क्लॉक ऐसा है कि मुझे जैसे क्लाइंट बताता है कि मेरा कलर स्कीम ये है, तो मैं उस हिसाब से अच्छा, उसको लग बना रहा है के कि दे- जैसे ये मार्बल से तैयार की गई है, और लेकिन इसकी एक्चुअली शाइन ये देखें रेजिन ना, है। हाँ, ये वुड बेस होती है, लेकिन इसकी शाइन ऐसे ही होती है जैसे मार्बल की तरह की होती है। लेकिन आप इसको डिज़ाइनिंग जिस तरह से क्लाइंट मुझे कहता है कि मुझे ये कलर स्कीम चाहिए, तो ये बड़े मज़ा आता है कि जब हर एक का डिफरेंट थीम होती है, किसी की ग्रीन है, किसी की ब्लैक है, तो उस हिसाब से फिर मैं चीज़ें उनको बना के दे देती हूँ। जैसे ये आयत वर्क भी होती है, तो डिफरेंट जो उनको चाहिए होता है कि मुझे ये वाली आयत चाहिए, वो वाला मैं उसको बना के दे देती हूँ डिज़ाइनिंग। तो बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं। और जो सबसे मज़े की चीज़ है कि ये जैसे मैंने फ्लावर टेबल है, ये फ्रेश फ्लावर हैं और किसी ने फियांसी ने उनको गिफ्ट किए थे फर्स्ट बुके, तो सो उनको वो सेव करना चाह रही थी कि किसी तरीके से ये सेव हो जाए। अब ये देखें ना, ये टेबल टॉप है और ये देखें एज अ गिफ्ट भी अगर आपने किसी के लिए लेके जाना है तो ये आप बड़े आराम से लेके carry जा कर सकते सकते हैं, हैं। गाड़ी में भी आपकी फिट आ सकता है। बिल्कुल। ये देखें और ना, मज़े की बात है कि सेव हो जाएंगे, आप प्रिजर्व हो जाएंगे फॉर एवर के लिए। अब आप ये देखें इनको- कि उनके मंगेतर ने उनको फूल दिए, उन्होंने वो फूल जो हैं आपको हैंड ओवर किए हाँ कि जी। भाई इसका मुझे कुछ ऐसा बना दें कि ये मैं देखती भी रहूं देखती और भी मुझे रहूं। अच्छा भी लगे और और देखिए खूबसूरत भी कितना एक प्यारा जेस्चर है। तो यू नो इस किस्म की चीज़ हो गई। फिर देन ये जिस तरह हमने क्लॉक्स और रखी हुई हैं, अब किसी के लिए तोहफा लेके जाना है तो इस किस्म का अगर खूबसूरत तोहफा ले जाएं। अब ये चीज़ें मार्केट में नहीं आपको मिलेंगी ना, ये हैंडमेड चीज़ें होती हैं, ये खुद ही आप बना सकती हैं। और मज़े की बात है कि कलर्स भी जो जिसको जो डिमांड होती है वो कलर्स हम उस हिसाब से फिर उसको बना के भी दे देते बिकॉज वो हैं। थीमेटिक भी हो जाता है और वो उस लिहाज से। अब ये देखें ना, ये वाली भी वॉच एक और हमारे पास है जो हम आपको दिखा सकते हैं। उसमें फिर एक डिफरेंट डिज़ाइनिंग हम ऐसा करते रहते हैं, वेरिएशन भी काफ़ी सारी करते रहते हैं उसके बाद भी। तो सो वेरिएशन, अच्छा ये बड़ा मज़े का आपने एक काम किया है। ये तो अच्छा ये Yes. हाँ जी, ये उठ मैंने गया, हाँ इस ये एक्चुअली लकड़ी का पीस है। इसके बीच में ये छोटी सी आपने बोट भी लगा दी। बोर्ड भी लगा दी क्योंकि सी का इफेक्ट हमने दिया, मैंने थोड़ा सा पानी एंड वो कलर जो ब्लू और वेव्स डाली हुई हैं थोड़ी, तो उस वजह से। हाउ वंडरफुल। एंड वही चीज़ है ना कि एक दफ़ा आपने ले लिया, फिर उसको आपने टेबल को अपने हिसाब से सेट कर लिया। बिल्कुल। एंड इसी किस्म की वेरियस डिफरेंट चीज़ें, ये इस किस्म के तो हमने पहले भी दिखाए थे अपने शो के बिल्कुल। ऊपर, वो जो हाफ हुआ। अच्छा ये आपने इसमें मजीद वेरिएशन ऐड की है, बिल्कुल। आपने इसमें क्रिस्टल्स डाल दिए, क्रिस्टल्स डाले का हैं। डिज़ाइन बना दिया। यस, क्योंकि ऑब्वियसली अब टाइम के साथ साथ आप चीज़ें और ये देखें ना सेंटर में एक यहाँ पे, बढ़ाते ये रहते देखें हैं। व्यूअर्स, ये एक फूल भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें सेंटर में फ्लावर भी एक प्रॉपर बनाए क्रिस्टल। सो यू नो दीज थिंग्स, इनकी अपनी ही एक वैल्यू और Beauty है। इम्पोर्टेंस होती है और लोग जो है ना उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। जैसे कि टेबल जो आपसे मैंने लिया था वो मेरे घर में मैंने रखा हुआ है, जब भी कोई आता है हमेशा अप्रिशिएट करता है, कहता कमेंट है। करता है। वो जो वाइट वाला था, बिल्कुल। और मज़े की बात देखिए, हमेशा हर पीस दूसरे से डिफरेंट होता है। इसकी ये एक मज़े की चीज़ होती है कि अमूमन लोगों को होता है ना कि मेरी चीज़ दूसरे के घर में ना लगी हो, तो ये बड़ा मज़ा आता है कि क्योंकि बिल्कुल लिक्विड होता है और हर एक का डिफरेंट बनता है, तो कभी भी एक जैसे नहीं बन सकता। तो आपकी कॉपी नहीं ये कोई कर सकता कि आपकी कि ये कॉपी हो रही है, कुछ भी है। चलिए तो हर एक का different- आ जाइए Thank you राशिद जी, अभी अब आपसे आके भी मैं बात करती हूँ। लेट मी नाउ कम टू द किचन ऑल्सो। किचन में क्या मामलात चल रहे हैं जी? रेडी है जी, वेजिटेबल राइस और पोटैटो कटलेट्स रेडी हैं, रायता, सैलड। एंड यू सी लाइक अगेन, अब ये मील टेक्निकली कंप्लीट इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर हमने अभी प्रोटीन का Protein कंटेंट factor नहीं नहीं है, डाला। obviously। तो हम जब भी बनाते हैं, मैं आपको हमेशा बताती हूँ, इस मील को बैलेंस्ड करने के लिए रायता तो चले कुछ थोड़ा बहुत प्रोटीन उसमें डालेगा, लेकिन अगर आप साथ में कीमा दे दें या कोई बॉइल्ड एग भी दे दें, तो इस पे Cutlets में add कर सकते हैं कटलेट्स में हम आप कीमा डाल दें तो वो बैलेंस में आ जाती है चीज़। थैंक यू। ओके
आप क्या लाई हैं आज दिखाने के लिए? आप तो 1 करोड़ चीज़ें बनाती हैं ना, इसलिए हमें समझ ही नहीं आती कि हम क्या करें आपका। बस ये जो है मेरा, आपको पता है वो डिफरेंट जो है वो वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। अब ये एक फ्रेंड है, उसने घर बनाया, उसने जो इधर आ जाएं ताकि आपको हम देख भी सकें। हाँ। ओके। अब मैंने उससे क्या पूछा कि जी आपका जो एंट्रेंस है उसमें जो आपकी निश, आजकल आपको पता है बड़ा ट्रेंडिंग है कि जी निश के अंदर हमने पेंटिंग्स लगानी है और बनी बनाई मार्केट्स में भी मिलती हैं। तो मैंने सिर्फ उससे निश का साइज़ पूछा और मैंने ये अब उसको एक सरप्राइज़ गिफ्ट उसके लिए मैंने ये रेडी किया हुआ है कि वो अपने घर की जो वो एंट्रेंस है वो उसमें ये निश के अंदर पूरी फिक्स हो जाएगी। फिर ये रेज़न में है जो आयतुल कुर्सी मैंने मेंशन की हुई है। ये अब यहाँ पर हमारे पास ना बहुत इजी हो गया। लोग जो बड़ा पूछते हैं कि ये बताइए कैलीग्राफी आपने खुद हाथ से की है। पहले शुरू में ना मैं बड़ी शौकी हो जाती थी, मैं कहती हाँ खुद की। ये स्टिकर है। हाँ, लेकिन ये स्टिकर कटिंग है। ये जो है ना स्टिकर को आप मतलब कट करवा के फिर उसकी पेस्टिंग और उसके बाद इसके ऊपर एक और रेज़न की लेयर लगाइए ट्रांसपेरेंट की, ताकि ये परमानेंट हो जाए, फिक्स हो जाए। अच्छा, रेजन फ्लोर्स भी बनाते हैं आप? बहुत ज़्यादा। तो हाँ। लेकिन वो तो बहुत ये भी एक रेजन ट्रे है और ये भी जैसे भी इन्होंने भी राशिदा ने बात की कि जो फ्लावर्स को जो है वो कर दिया, तो वो उसी के जो बच्चे हैं तो उनका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट नेम है वो जो है ना हमने इसके अंदर फिक्स किया मोल्ड के अंदर। ये भी रेजन के जी इन फ्लावर्स, ये देखिए। सो इसमें भी रियल फ्लावर्स। अब देखें ना, आप कोई भी चीज़ किसी को बना के आपने इस तरह की पॉटरी आपको बनी बनाई मिल जाती है। आपने ये पेपर फ्लावर्स बना के उसमें डाल के फूलदान में मतलब असल फूल ले जाने के बजाय आप ये भी कर सकते हैं। और अभी जैसे अभी एक कज़न की वेडिंग है तो उसमें क्या होता है कि आप कुरान बॉक्स देते हैं, तो ये कुरान बॉक्स एक पूरा ये कंप्लीट जो है ये हैंडमेड है कुरान बॉक्स। इसके ऊपर सारा डो वर्क किया हुआ है ये सारा, और स्टॉकिंग का काम, यानी कि इतनी वेरिएशन है आर्ट में, तो आपको पता है ये तो एक बहुत यू कैन बेसिकली डू एनीथिंग यू वांट टू डू। आपकी थीम, आपके व्हाटएवर, मतलब हर बंदे का क्योंकि अपना एक यूनिक स्टाइल होता है, तो उसके हिसाब से चीज़ों को तैयार करना एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। अच्छा, यहाँ पे व्हाट आई वांट टू नो इज के इस शौक को प्रोफेशन कैसे बनाया? जी, जब कोविड आया 3 साल पहले, और स्पेशली मुझे ज़्यादा कोविड से भी ज़्यादा ये था कि बच्चे मेरे सारे बड़े हो गए और कुछ करने को था नहीं उस तरह से, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं रह जाती, कोई इधर चला जाता कोई इधर चला जाता, तो मैं बिल्कुल अकेली घर में होगी। तो बच्चों ने मुझे कहा कि आप बजाय इसके कि आप गॉसिप या इस तरह की चीज़ों में ये, तो आप बेहतर है कि आप घर के इन अपने जो शौक है इसको अपना लेके आएँ, बिज़नेस में लेके आएँ। सो तब से फिर कोविड की वजह से मैंने फिर ये काम अपना स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह इतना हो गया कि अच्छा अर्न हो जाता है, एक अच्छी अर्निंग हो जाती है। व्हाट अबाउट यू? जुगन, ये हो गया कि आजकल का जो दौर है ना वो हो गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। उसमें हम लोग फिज़िकली इतना किसी के साथ हमारा जो है वो इंटरेक्शन नहीं हो रहा जितना हमारा ये मोबाइल्स, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, इन इतनी चीज़ें हैं उन पे हो रहा है, और सोशल मीडिया के थ्रू जो हमारा हो रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आजकल की जो नई हमारी जो न्यू जनरेशन है वो सोशल मीडिया के ऊपर अपने टैलेंट को लेकर आए। वहाँ से अगर हम अर्निंग की बात करें या एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो रही है, तो वहाँ पे ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारी यंग जनरेशन के लिए। और इसमें ये रेज़न है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, अब में बास्केट्स हैं, अब ये वेडिंग बास्केट्स बनती हैं आजकल, इतना वो प्रेजेंटेशन स्किल्स इतनी ज़्यादा हमारे बच्चों के अंदर भी आ रही हैं, यहाँ तक कि इवन अगर चाय भी लेके आनी है तो वो सोचते हैं अच्छा क्रॉकरी अच्छी हो ये वो। तो वाई नॉट कि जब हम कोई एंगेजमेंट हो रही है, कोई भी सेरेमनी हो रही है, वेडिंग सेरेमनी है, व्हाटएवर जो भी है, तो उसमें भी जो हमारी चीज़ें प्रेजेंट की जाती हैं, ना कि वो जस्ट वो पुराने तरीक़ों की तरह कि अच्छा वो हैंड कैरीज लिए और जाके जी आपका ये आपका, उसकी बास्केट्स डिकोर होती हैं, फ्लावर बास्केट्स हैं, चॉकलेट बास्केट्स हैं। अब तो वो नए निकल आया है ट्रेंडिंग में, वो बहुत ज़्यादा है कि जी चॉकलेट बुकेज़, तो वो सब बना रहे हैं आगे। अब हर बच्चे का अपना अपना एक स्किल होता है, वो उसको सिर्फ पहचानने की देर है, वो उसे पहचाने। और मैं कहती हूँ सोशल मीडिया पे आ जाए, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है उनकी अर्निंग के लिए, कि आपको लोग वहाँ से बहुत पहचानते हैं। आप सोचते हैं कहाँ मार्केट में निकलेंगे, मार्केटिंग करेंगे, तो दिस इज़ द बेस्ट वे। अच्छा, आप साथ साथ क्लासेस भी देती हैं दोनों, राइट? तो आप किस चीज़ की मैडम क्लासेस देती हैं? मैं रेज़न की और कहाँ और क्या उसका सिलसिला? ऑनलाइन ही ज़ूम पे ही मेरी क्लास होती है। और ये देखिए मज़े की बात है कि मैं समझती हूँ कि जिन फीमेल्स के लिए मुश्किल होता है घर से बाहर निकलना, क्योंकि देखिए मेरी सहेली है, वो उसके लिए घर से निकलना मुश्किल नहीं था, लेकिन उसके हस्बैंड ऐसी जगह पे शिफ्ट हो गए पाकिस्तान में, वो आर्मी में थे, तो वो ऐसी जगह पे पोस्टिंग हो गई जहाँ पे वो बाहर निकलने का वो सब एटमॉस्फेयर भी नहीं था। तो
उसने ना इसी तरह हैंडीक्राफ्ट्स और इस तरह की चीज़ें करनी शुरू कर दी। उसने क्रोशे के साथ ना, वो क्रोशे करती रहती थी, तो कहती मैं क्रोशे से ना उसने मतलब टिकोजी के कवर्स, मैट्स, वेरियस डिफरेंट चीज़ें, अगर बच्चों के लिए कोई स्पेशल चीज़ बनानी है, जैसे किसी के पहले बच्चे की पैदाइश है तो वो पूरा आउटफिट जो है क्रोशे का बनवाना चाह रहे हैं, टोपी, मिटन्स, पैरों का, तो वो सारा उसने बनाना शुरू कर दिया। और फिर वो क्या करती थी कि जब उसने लाहौर अम्मी की तरफ आना होता था तो एग्जीबिशंस करती थी। अब वही उसका काम, अब वो खैर एक शीज़ इन मुल्तान ना हो और इतना उसको कोई इशू नहीं है, लेकिन इसी तरह अब वो वहाँ पे बैठ के लोगों को भेज देती है उनकी चीज़ें। अब पहले तो था ना एग्जीबिशन, अब तो वो ज़माना ही नहीं रहा। बिल्कुल। लेकिन ये सबसे मज़े की बात है ना, देखिए चलिए उनको तो नहीं था, लेकिन जो ज़्यादातर हमारी ख़वातीन के घर के काम भी साथ साथ चलते रहे, हमारा घर भी डिस्टर्ब ना हो और हम साथ साथ अपना बिजनेस भी कर सकें। तो ये सबसे बेस्ट होता है कि आप घर में बैठ के आप हर चीज़ कर सकते हैं। और मुझे भी घर से बाहर निकलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे मेरा वेंडर्स भी मतलब मुझे ऑनलाइन चीज़ें भिजवा देता है, कोरियर भी घर से आके पिक कर ले, तो सो मैं घर में, मेरा घर भी डिस्टर्ब नहीं होता और मैं अपना साथ साथ काम भी अपना शौक भी पूरा करती रहती हूँ। बिल्कुल सही। हाँ जी, एक्चुअली स्टार्ट में आपको एफर्ट करनी पड़ती है। आप स्टार्ट में कुछ अर्सा, ये नहीं कि अगर मैं अपने बात करूं, मैंने जब 6 साल पहले ये काम स्टार्ट किया था तो उसमें ये था कि स्टार्ट में एक दफ़ा आपको मार खानी पड़ती है। आप ये कहो जी हर चीज़ बस घर बैठे मिल जाए, वो नहीं होती है। एक दफ़ा तो आपको निकलना पड़ता है, आपको काम ख़राब करना पड़ता है। रेजिन जो है वो एक केमिकल है और कई चीज़ें मैंने ख़राब भी की शुरू में, और घर वालों से डांट भी खाई, क्या तमाशा इधर फेंका है इधर फेंका और हुआ है। दूसरी बात, रेजिन ऐसा मटेरियल है कि आप जल भी सकते हैं, जल भी और बहुत सकते से हैं। मसाइल हो सकते हैं। वो तो मतलब इट्स नॉट अ 100%, ये मतलब ये वो एक्टिविटी नहीं है जो आप बच्चों के साथ कर सकते हैं। बिल्कुल, बच्चों वाली एक्टिविटी नहीं है। हम कहते हैं ना अक्सर कि ये इसको मैं एक्टिविटीज हमेशा, बल्कि मैं खुद भी काम कर रही होती हूँ तो मैं एक सेपरेट रूम रखा होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो उसमें जहाँ पे सारे लोग रह रहे होते हैं उस रूम में आप नहीं काम कर सकते। और स्पेशली ओपन एयर में आपको मतलब खिड़की, आपकी वेंटिलेशन आपकी होनी चाहिए, खिड़की खुली हो ताकि आपको फ्रेश एयर आती रहो। आप बंद कमरों में बंद जगहों पे काम नहीं करना। और इसका काम करते हुए भी स्पेशली आपको वही ग्लव्स और एप्रन और इस तरह के बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है आपको। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो ज़रूर कॉल करके हमारी इन एक्सपर्ट से पूछिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आश्ता रियाज साहिबा भी हमारे साथ हैं, इरम काजमी भी हमारे साथ हैं। हम अभी यही ब्रेक में भी बात डिस्कस कर रहे थे कि एट द एंड ऑफ द डे देखें एक्सपेंसेस और चीज़ें इतनी बढ़ गई हैं कि अपने घर का पर्सनल डेकोर भी अगर करना हो तो आप खुद भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जाके आपने एक फूलदान लेना है 8,000 रुपये का, फिर आपने ट्रे की अगर बात करें, नॉर्मल वुडन ट्रे तो आपको सस्ती मिल जाती है। बिल्कुल जी। और ये मुझे बिल्कुल सिंपल ये ट्रे ही मिली थी और मैंने ये ट्रे लेके इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके तो इसको थोड़ा सा और खूबसूरत बना लिया। आपने कहा ये रेजन है, ये किस तरह रेजन है? ये रेजन का मैंने इसको कोलाज कर लिया था, यानी मैंने पहले इसका जो पूरा प्रिंट वगैरह निकलवा के पेस्ट करके। ये जरा सा नीचे करेंगे तो हमारे व्यूअर्स को नजर आएगा। नहीं, इसको इस तरह करें ना ताकि कैमरे में नजर आ सके। गलत कर रही हूँ मैं, मुझे दोबारा बताइए। ऐसे स्ट्रेट रखें यूँ, अच्छा सॉरी। हाँ जी, हाँ जी, तो ये आपने अंदर प्रिंट लगवाया है। प्रिंट लगवाया, उसके ऊपर रेजन जो है वो पोर कर दिया और जो कॉर्नर्स पे क्रिस्टल्स लगाए हैं वो भी रेजन के ही बने हुए हैं, मोल्ड्स। ठीक है, उसको डीमोल्ड करके वो क्रिस्टल्स यहाँ पे यू सी, अब ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ी बड़ी चीज़ ही हो, आप भी इस तरह रेजन कितनी खूबसूरत ट्रेस वगैरह तैयार करती हैं। बिल्कुल, आप जो चीज़ आप हाथ से बना के किसी को गिफ्ट करते हो उसका एक अपना ही मजा आता है, क्योंकि मार्केट से चीज़ तो हर कोई खरीद सकता है। अपने घर के लिए भी देखें, अपने घर के लिए भी आप अपनी हर चीज़, अपने हर एक का टैलेंट डिफरेंट होता है, लेकिन आप जो जिसमें टैलेंट है वो मैं समझती हूँ उसको लेके आना चाहिए और उसको अपने हाथ से बना के चीज़ें अपनी यूज़ करनी चाहिए। और रेजिन के तो हमें मोल्ड्स वगैरह भी बड़े इजीली मिल जाते हैं। सो आप मतलब एक दफ़ा अगर आपको समझ आ जाए कि किधर से आपने चीज़ उठानी है तो आप छोटे छोटे वो भी बना सकते हैं। अच्छा, बहुत पॉपुलर हुए हैं आजकल रेजिन के छोटे से कोस्टर्स। आपने अच्छा सा एक गिफ्ट बॉक्स लिया, उसके अंदर आपने टिश्यू पेपर डाला, वो जो होता है गुड्डी कागज़ जो होता है उस तरह का आपने वाइट डाला, उसके अंदर आपने 4 इस तरह के कोस्टर डाल दिए। इतना खूबसूरत बर्थडे प्रेजेंट, किसी की एनिवर्सरी पे प्रेजेंट, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग टू गिव। ट्रेज हो गई, ट्रेस बहुत मज़े की आजकल जैसे मैं भी बनाती हूँ तो वेडिंग ट्रेस के नाम से ना कि लोग अपने जैसे एंगेजमेंट ट्रे होती हैं, आप 2 होल्डर्स भी रखे होते हैं, रिंग होल्डर्स, एंड आपने अगर नाम लिखवाना है उसके ऊपर कोई भी तो वो भी नाम लिखवा के, तो बड़ा खूबसूरत एक डिफरेंट सी चीज़ लगती है आपको कि भी आप इवेंट पे आप यूज़ कर सकते हैं। और जो सबसे ज़्यादा मज़े की बात होती है कि जैसे मैं ये रेजन आर्टिस्ट हूँ तो मुझे कलर्स के साथ खेलना बड़ा अच्छा लगता है। मुझे होता है कि हर एक कलर्स जो खुद आप क्रिएट करते हो कलर्स और वो बनाते हो, तो वो बहुत मज़े की एक चीज़ बनती है। अब देखिए ना, बच्चों
कि पहली आउटफिट जो उन्होंने पहनना है, कुछ इस किस्म की चीज़ भी रेजन में हो सकती है सेट? आउटफिट जो पहली पहनते हैं, ड्रेस वगैरह तो नहीं होता। नहीं नहीं, मैं जैसे कि होता है ना कि सॉक्स जो पहले पहने हुए हो या कुछ उनको आप रख हाँ, के उसको कर सकते हैं बिल्कुल। जैसे मैंने फ्लावर्स की, इस तरह से लोग मुझे कहते हैं कि जैसे इन्होंने पिक्चर्स भी रखी हुई है, इस तरह लोग कहते हैं कि हमारी डिफरेंट टॉयज़ हैं। अक्सर मुझे कहते हैं कि टॉयज़ हैं तो उसका कुछ बना के दे दे, तो उसका टेबल टॉप अमूमन मैं बना के दे देती हूँ, क्योंकि वो थोड़े से थिक होते हैं ना टॉयज़ वगैरह जो होते हैं, जो डिंकीज कार जो होती हैं, इस टाइप की चीज़ें, तो वो भी लोग कर सकते हैं। तो मेमोरीज को आप भाई रख देखिए, सकते हैं। मेमोरीज तो आप किसी भी तरह से उस तरह कर सकते हैं। अच्छा, फाइनली आप पैगाम क्या देना चाहेंगी यंग खवातीन को? मैं ख़वातीन के साथ साथ मैं तो दोनों के लिए बात करूँगी कि आजकल के जो हमारे मर्द हजरात हैं उनमें बहुत टैलेंट है, ख़वातीन में भी है। और काफ़ी मैंने अपने सराउंडिंग के अंदर भी मैंने बहुत से ऐसे जेंट्स देखे हैं कि जिनका वो ख़ुद बहुत एक्सेल कर रहे हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर। तो आर्ट एंड क्राफ्ट जो है उसको अपना आगे लेकर आएँ और अपने स्किल को पहचानें। यानी ये चाहे दिस इज़ बोथ ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स बोथ, कि वो अपना आर्ट पहचाने, अपना स्किल पहचाने। ज़रूरी नहीं है कि वो खाली आर्ट है, वो कुछ भी हो सकता है। सिर्फ अपने हुनर को पहचानने की देर है और उसको वाकई अपने हद तक महदूद ना रखें, उसको आगे लेकर आएँ। बिल्कुल वही चीज़ है ना कि एक होता है कि आपके हाथ में हुनर है, जी। अब आपको जो आपके हिस्से का अल्लाह ताला ने देना है वो तो देना ही है। अगर आप और लोगों को एम्पावर कर देते हैं, उनको हेल्प कर देते हैं, सपोर्ट कर देते हैं, तो इससे बेहतर क्या चीज़ है। इसीलिए तो अब आजकल इंस्टाग्राम पे और इन सब फेसबुक वगैरह पे रील्स इतनी पॉपुलर हैं। 1-1.5 मिनट में आप समझा देते हैं कि कोई चीज़ कैसे करनी है। एक ऑलमोस्ट फ्री सर्विस होती है, लोगों का भी काम आ जाती है। मैं खुद समझती हूँ, मैं कहती हूँ कि आजकल के ज़माने में इतना जो महंगाई का भी दौर चल रहा है, तो हर बंदे में अल्लाह ताला ने कोई ना कोई उसको सलाहियत दी होती है। तो हर बंदे को पहचानने की ज़रूरत है कि उसके अंदर क्या सलाहियत है, और अपना शौक भी पूरा करें और साथ साथ अर्न भी करें। दोनों चीज़ें आपकी होती रहेंगी। और आपकी बेटियां भी आपके साथ हेल्प मेरी बेटी भी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी करती है, हालांकि यहाँ पे है भी नहीं है, कनाडा में बैठी हुई है, बट ये कि काफ़ी हद तक मुझे वो सोशल मीडिया वगैरह थोड़ा देखिए वही वाली बात है ना, बल्कि उसी ने आपको इंस्पायर किया था कि मामा ये कर लेते हैं। किसी व्यूअर्स, इंस्पायर आपको कोई भी कर सकता है, बट अल्टीमेटली आप उस चीज़ को कैसे आगे लेके चलते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वीकेंड आ रहा है, हमने सोचा कि ये थोड़ी सी इंस्पायरिंग गुफ्तगू आज आपके साथ कर लेते हैं ऑन फ्राइडे। तो सैटरडे संडे आप भी थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट्स करके देख लें, क्या पता कि कोई ऐसी चीज़ आपके दिल को भा जाए। जैसे कि आपको अगर निटिंग आती है या कोई भी आपके अंदर कोई टैलेंट है या कोई भी चीज़ है, आप पेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं, कपड़ा जाके ख़रीदें, कोई भी मतलब कमीज़ का कपड़ा ले आएँ और उसके मतलब नीचे आपने अगर बहुत ही सिंपल काम करना है तो नीचे जो है उसका एक अच्छा सा आप कोई हैंड पेंट कर लें। आप भी हैंड पेंट करती हैं कपड़ों को, सो द पॉइंट इज़ ये वेरियस चीज़ें की जा सकती हैं। बहुत ज़्यादा। अगर आप तंग हैं, बोर्ड हैं, तो इट्स अ ग्रेट ऑप्शन, राइट? क्या कहती हैं आप? अपना बिल्कुल इस तरह ही है, आपका पैशन भी आप फॉलो कर सकते हैं, एंड देन वही है कि अर्निंग भी हो जाएगी और वो आपका प्रोफेशन भी बन सकता है। थैंक यू सो मच आप तीनों यंग लेडीज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और व्यूअर्स, हैव अ लवली वीकेंड। ज़िंदगी रही तो वीकेंड के बाद मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ साथ दूसरों का भी। हैव अ लवली वीकेंड। खुदा हाफिज़।